गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? यस, तो कुछ टेक्निकल ग्लिच था, दैट्स व्हाई हम लाइव नहीं हो पा रहे थे। वी वर ट्राइंग फ्रॉम लास्ट 10 मिनट्स। एक बार सभी लोग कनेक्ट कर जाएंगे फटाफट, ठीक है? सभी लोग फटाफट कनेक्ट कर जाएंगे यार। आज के सेशन में हम लोग जैसे कि प्रीवियस सेशंस में भी आईबीपीएस पैटर्न पे हम लोग, ठीक है, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखे थे, है ना? और बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने प्रैक्टिस की थी। सेम उसी पैटर्न पे आज भी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन जो है देखने वाले हैं, ठीक है? तो फटाफट यार सभी लोग पहले तो कनेक्ट हो जाएंगे। आपके आने वाले जो एग्जाम है सिविल इंजीनियरिंग के हिसाब से, उसमें जो भी चीज़ें हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट वाइज लेवल पे जो भी चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारा हम आज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सारे टीचर्स जो है, सिविल की पूरी टीम जो है यहाँ पर आप लोग के सामने आज रहेगी। साथ ही साथ जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि आप लोग अगर आज की सीरीज में बेटा पार्टिसिपेट करना चाहते हो, ठीक है, कुछ नहीं करना है, आप लोग को बस अपनी एक रिस्पॉन्स शीट बनानी है, ठीक है? अपनी एक रिस्पॉन्स शीट बनानी है। उस रिस्पॉन्स शीट में जो जो आज हम लोगों ने क्वेश्चंस कराए हैं, उसके करेक्ट रिस्पॉन्सेज जो आपके अकॉर्डिंग होने चाहिए वो आपको डालने हैं, और आपको इस नंबर पे बेटा व्हाट्सअप कर देना है, ठीक है? तो एक तरीके से आप लोगों को एक गेमिफाइड वर्जन मिल जाएगा। और अगर आप लोग बहुत अच्छा इसमें स्कोर कर पाते हैं, अगर आप लोग इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर पाते हैं, तो उस केस में बेटा आप लोगों को कोई भी आपके मन के हिसाब से कोई भी एक टेस्ट सीरीज आप लोगों को फ्री में मिल जाएगा, ठीक है? तो एक बहुत अच्छी आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही बढ़िया, इसको आप लोग यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है? चलिए भाई, तो फटाफट सभी लोग जुड़ जाएंगे। यस, तो एक बार बता देंगे बेटा सभी आप लोग को ऑडियो वीडियो बढ़िया क्लियर है कि नहीं है, ताकि हम लोग आज के सेशन को कंटिन्यू कर सकें। चलिए, आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हम लोगों ने लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों को 14 क्वेश्चंस कराए थे, है ना? लास्ट सेशन में हम लोगों ने 14 क्वेश्चंस करे थे। अब हम लोग जो है उसके आगे चलने वाले हैं, ठीक है? उसके आगे हम लोग आज चलने वाले हैं। देखते हैं कि कैसा रहता है आप लोग का, कैसा आप लोग का आज का परफॉर्मेंस रहता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आज का क्वेश्चन नंबर 15, अ सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट ऑफ रेडियस आर इज सब्जेक्टेड टू टॉर्क टी। ठीक है, एक सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट की बात हो रही है, उसमें टॉर्क टी आप लोगों को अप्लाई करके दिया हुआ है। इफ द रेडियस इज डबल्ड व्हाइल अप्लाइड टॉर्क रिमेन्स अनचेंज। आप क्या चेंज कर रहे हो? आप उसका रेडियस को डबल कर दे रहे हो, है ना? लेकिन जो उस पर टॉर्क अप्लाई किया गया है उसको आप चेंज नहीं कर रहे हो, ठीक है? द मैक्सिमम टॉर्शनल शियर स्ट्रेस बिकम्स, तो जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस उसमें आएगा, टाउ मैक्स के ऊपर उसका क्या असर पड़ेगा? टाउ मैक्स का वैल्यू क्या होगा? जल्दी से बताएंगे विच ऑप्शन इज करेक्ट, है ना? जल्दी से बताएंगे विच ऑप्शन इज करेक्ट, फटाफट बेटा फटाफट। यस, बताएंगे विच ऑप्शन इज करेक्ट। देखो, टाउ मैक्स की अगर बात करें, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस की अगर बात करें, देखो कुछ कुछ चीजें मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा यहां पर, ठीक है? जैसे हम लोग देखते हैं, टॉर्शन की बात करते हैं किसी भी शाफ्ट में, टॉर्शन इन अ सर्कुलर शाफ्ट, जब हम लोग इस टॉपिक को पढ़ते हैं तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है टॉर्शनल इक्वेशन। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है? टॉर्शनल इक्वेशन। ओके, टॉर्शनल इक्वेशन। टॉर्शनल इक्वेशन हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना? क्या होता है टॉर्शनल इक्वेशन? टी बाई जे इज इक्वल टू टाउ बाई आर इज इक्वल टू जी थीटा बाई एल। ये हम लोग के लिए टॉर्शनल इक्वेशन होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है, यही वाला। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोगों को अगर रिलेशनशिप चाहिए हमारे शियर स्ट्रेस और टॉर्क के बीच में किसी भी शाफ्ट के लिए, तो आपको शाफ्ट में क्या टॉर्क अप्लाइड है वो पता होना चाहिए, शाफ्ट का रेडियस पता होना चाहिए, और शाफ्ट के सेक्शन का आपको पोलर मॉडुलस, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए, ठीक है? ये आप लोगों का अगर आपको क्लियर है तो आप लोग फटाक से बता सकते हो। आपको बोला गया यहां पर सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट, सो फॉर सॉलिड शाफ्ट अगर आप देखेंगे ना, फॉर सॉलिड शाफ्ट, तो इस रिलेशनशिप को रिजॉल्व करके, है ना, आगे बढ़ा करके आप क्या मिल सकता है? आपको मिलेगा टाउ इज इक्वल टू 16t अपॉन पाई डी क्यूब, जहां डी आपके पास डायमीटर है। अब अगर रेडियस डबल हुआ तो डायमीटर भी डबल होगा ही होगा, है ना? अगर रेडियस डबल हुआ है तो डायमीटर भी डबल होगा ही होगा। करेक्ट बात है ना भाई? तो जो डायमीटर होगा, नया डायमीटर डी डैश मैं बोलूंगा, वो 2 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल डायमीटर होगा। करेक्ट, आपने रेडियस को क्या किया है? डबल किया है, लेकिन टॉर्क को चेंज नहीं किया है, ओनली डायमीटर चेंज हो रहा है ना? करेक्ट, ओनली डायमीटर चेंज हो रहा है। तो जो नया टॉर्क, जो आपका नया शियर स्ट्रेस आएगा, टॉर्शनल शियर स्ट्रेस, ये हो जाएगा 16t
क्योंकि टॉर्क चेंज नहीं हुआ है, डिवाइड बाय पाई डी डैश का क्यूब हो जाएगा। डी डैश क्या है, 2 टाइम्स ऑफ डी है, तो हो जाएगा टाउ डैश इज इक्वल टू 16t अपॉन पाई, ये हो जाएगा 8d क्यूब, है ना, ये जाएगा 8d क्यूब। यानी कि जो नया वाला शेयर स्ट्रेस है पुराने वाले शेयर स्ट्रेस का 1/8 टाइम होगा, है ना, नया वाला शेयर स्ट्रेस पुराने वाले शेयर स्ट्रेस का 1/8 टाइम होने वाला है। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 1/8 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, 1/8 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू विल बी द राइट आंसर। चलेंगे बेटा आगे देखेंगे, है ना। अच्छा, इसमें एक दो चीजें और आप लोग याद रख सकते हो, टॉर्शन का टॉपिक है, ठीक है, टॉर्शन इन सर्कुलर शाफ्ट या टॉर्शन इन शाफ्ट का ये टॉपिक होता है ना, इसको आप कवर करते हो। इसमें बेटा आपको ये भी जानना होता है, ये सब क्वेश्चंस आते हैं आपको कि जो शियर स्ट्रेस है वो किस तरह से वेरी कर रहा है, शियर स्ट्रेस का वेरिएशन। तो जो आपके पास टॉर्शन इन शाफ्ट का टॉपिक है उसको पढ़ लीजिएगा, और यहां पर बेटा आपसे पूछा जाता है कि किस तरीके से वेरी करता है। तो आप देख सकते हो कि जो आपके पास शियर स्ट्रेस है वो रेडियस के साथ किस प्रकार से वेरी करेगा, लीनियरली वेरी करता है। शियर स्ट्रेस का जो वेरिएशन होता है ओवर द क्रॉस सेक्शन एरिया, है ना, शियर स्ट्रेस का जो वेरिएशन है ओवर द क्रॉस सेक्शनल एरिया, इस प्रकार से आप देखोगे, ठीक है, वो इस तरह से रेडियल होता है ना, इस तरह से। तो आउटर सरफेस पे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस मिलेगा, सेंटर पे आप लोगों को मिनिमम मिलेगा, ठीक है, यानी कि r इक्वल टू 0 पे आप लोगों को मिनिमम शियर स्ट्रेस 0 मिल जाएगा आपको, और सरफेस पे आउटर रेडियस पे बोलूंगा या सरफेस पे बोलूं तो यहां पर आपको मैक्सिमम शियर स्ट्रेस मिल जाता है, और जो स्ट्रेस है यहां पर लीनियरली वेरी करता है, ठीक है, लीनियरली वेरी करता है। चलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आगे देखेंगे। एट अ पॉइंट इन अ प्लेन स्टेट ऑफ स्ट्रेस, ठीक है, प्लेन स्ट्रेस कंडीशंस पे आपको बहुत क्वेश्चन देखने को मिलता है। एट अ पॉइंट इन अ प्लेन स्ट्रेस स्टेट, ठीक है, सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 80 मेगा पास्कल, सिग्मा वाई इज इक्वल टू 20 मेगा पास्कल एंड टाउ एक्स वाई इज इक्वल टू 30 मेगा पास्कल, द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस इज अप्रोक्सीमेटली। बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, है ना। आपको मैक्सिमम शियर स्ट्रेस पूछा है, सॉरी मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस आपको पूछा है, ठीक है, इजी टू आंसर, आई थिंक ज्यादा कुछ इसमें डिफिकल्ट तो नहीं है। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस पूछा है, ठीक है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो ये आप लोगों के प्रिंसिपल स्ट्रेस का या कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस, कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस से ये टॉपिक आप लोगों का जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसेस का इसमें आपको नॉर्मल स्ट्रेस निकालना, शियर स्ट्रेस निकालना, प्रिंसिपल प्लेन, नंबर ऑफ प्रिंसिपल प्लेन्स, ठीक है, लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन, प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड इन प्लेन मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या है, उनकी वैल्यूज क्या है, ठीक है, डिफरेंट तरह के लोडिंग कंडीशन, हाइड्रोस्टैटिक लोडिंग कंडीशन, टू डायमेंशनल लोडिंग कंडीशंस, लाइक स्ट्रेसेस, अनलाइक स्ट्रेसेस, और इनके लिए मोहर सर्कल, ये सब आपको पढ़ना होता है अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो अगर आप ये सारे टॉपिक कवर करते हैं, ओके, यस, है ना, तो अगर आप बेटा ये सब टॉपिक कवर करते हैं, आप लोगों का किसी भी एग्जाम में बेटा, किसी भी एग्जाम में, आई रिपीट, अगर आप लोग अपियर हो रहे हो, आपका नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता अगर आप ये सारी चीज पढ़ रहे हो। और बता रहा हूं, अगर ये सारी चीजें आपकी क्लियर है तो बीइंग अ सिविल इंजीनियर आप लोगों को आपका जो भी डिजाइन सब्जेक्ट होता है, आरसीसी का सब्जेक्ट हो, स्ट्रक्चरल का हो, अगर आपका सोम अच्छा है बेटा, ये सारे सब्जेक्ट आपके बेहतरीन से बेहतरीन किए जा सकते हैं, अच्छे से अच्छा मार्क्स आप ला सकते हो, कोई आपको नहीं रोक पाएगा। आप स्वम अच्छा कर लो, आप ईएम अच्छा कर लो, आपका पूरा डिजाइन का बेसिक जो है वो बढ़िया हो जाता है, कोई भी चीज को रूट से समझने में आपको समस्या नहीं आएगी। चलो, तो आपको दे रखा है ना, आपको अगर मैक्सिमम स्ट्रेस निकालना हो, ठीक है, मैक्सिमम स्ट्रेस निकालना हो, सिग्मा 1,2 बोलते हैं, ये आपके पास प्रिंसिपल स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है, ये होता है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 टू द होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई स्क्वायर, ये आपके पास होता है ना। दिस इज योर फॉर्मूला, है ना भाई, ये आपके पास फॉर्मूला है, ठीक। अब देखो, इसमें एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे, जो वैल्यू बड़ी आएगी वो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा। तो मैक्सिमम या मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस बोलते हैं, है ना, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस
जो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस है उसको सिग्मा 1 से शो कर दिया मैंने, तो सिग्मा 1 यहां से रख सकते हैं आप लोग 80 मेगा पास्कल प्लस 20 ओके बाई 2 प्लस माइनस प्लस बस लेना सॉरी इसमें स्क्वायर रूट ऑफ 80 माइनस 20 बाई 2 होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई दैट इज 30 स्क्वायर। ठीक है क्लियर। हाँ चलो बताएंगे क्या आ रहा है आंसर। 92.4 आ रहा है सभी का। यस तो 92.4 मेगा पास्कल आ रहा है क्या सभी का। एक बार चेक कर लेंगे भाई, मैंने आप लोगों से आंसर लिया, मैंने कैलकुलेट नहीं किया, आप पे भरोसा करके आंसर मार रहा हूं। ठीक है ऑप्शन बी। ऐसे ही बनाते जाओ क्वेश्चंस। कुछ डिफिकल्ट है क्या? अरे कोई समस्या है क्या भाई? क्या ऐसे क्वेश्चंस आप नहीं लगा सकते क्या? लगा सकते। अगर लगा सकते तो लगाते रहो, दिन भर क्वेश्चंस 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 करते रहो। क्वेश्चंस जितना ज्यादा हो सके लगाओ, है ना। हमारे प्लेटफॉर्म पे आओ, अच्छे से आप बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे आप लोगों को। आप जाके वेबसाइट विजिट करो, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएंगे। फ्री क्वेश्चंस टेस्ट पेपर्स अवेलेबल है, जाकर के विजिट कीजिए। ठीक है अच्छा बहुत बढ़िया क्वेश्चन कॉलम का बेटा ये। अब देखो सिर वाले तो काफी एक्सटेंड पे जाकर के कॉलम पढ़ते हैं। ठीक है हाँ अच्छा ठीक है। अभी मैंने कैलकुलेट नहीं किया है, आप लोगों ने जो आंसर बताया ये आ रहा है। ठीक है इसको कैलकुलेट किया है सभी ने क्या? सभी ने कैलकुलेट किया आंसर सही है कि मैं एक बार कैलकुलेट करके देख लेता हूँ? चलो मैं कैलकुलेट करके देख लेता हूँ भाई, किसी का कुछ गलत होगा तो मैं फंस जाऊंगा। ठीक है चलो स्क्वायर रूट 80 माइनस 20 बाई 2 टू द होल स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर 92.4 आ रहा है। आप क्या बोल रहे हो बेटा? मैक्स तो 100 होता। सोमो ये कौन है भाई? 100 होता कैसे बोल रहे हो आप? मैक्स मैक्स 100 कैसे होगा? 100 कैसे होगा आपके अकॉर्डिंग? मुझे बताना थोड़ा कमेंट सेक्शन में, इंटरेस्टिंग बात है, सुनना चाहूंगा कि 100 कैसे हो सकता है। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। अ स्लेंडर कॉलम विथ बोथ एंड पिन हैज यूलर critical load PCR if one end is fixed and the other end is free. If one end is fixed and the other end is free with the same E and I and length L, the critical load becomes. तो हम क्या कर रहे हैं यहां पर ध्यान दीजिएगा, है ना। यहां पर हम लोग जो भी है ना, जो भी एंड कंडीशंस हैं उसकी बात कर रहे हैं। स्लेंडर कॉलम दे रखा है, बोथ एंड्स को कैसा रखे? पिन रखे, बोथ एंड्स पिन रखा है। ठीक है उसके बाद उसकी कंडीशन को चेंज कर दिया। कैसा कर दिया? वन एंड फिक्स कर दिया, वन एंड को फ्री कर दिया। वन एंड फिक्स्ड वन एंड फ्री, तो ये हो गया वन एंड फिक्स वन एंड फ्री का कंडीशन। ठीक है ओके हाँ ये वन एंड फिक्स है, वन एंड फ्री है। वन एंड फिक्स्ड वन एंड फ्री का ये वाला कंडीशन आप देख सकते हो। ठीक है वन एंड फिक्स वन एंड फ्री। ओके वन एंड फिक्स वन एंड फ्री। वन एंड फिक्स वन एंड फ्री बेटा जो इफेक्टिव लेंथ होती है वो गिवन लेंथ की डबल हो जाती है ना। जो इफेक्टिव लेंथ है वो गिवन लेंथ की डबल हो जाती है। ठीक है ओके और क्रिटिकल लोड का फॉर्मूला क्या होता है? क्रिटिकल लोड होता है पाई स्क्वायर ई आई मिनिमम डिवाइड बाई एल ई स्क्वायर, ये होता है। ठीक है अब फर्स्ट केस जो था दैट इज बोथ एंड पिंड, जो पिंड एंड वाला यानी कि हिंज एंड वाला होता है, ये जब बोथ एंड हिंज होते हैं तो जो इफेक्टिव लेंथ होती है वो गिवन लेंथ के बराबर होती है, कॉलम की लेंथ के बराबर होती है। करेक्ट है, जो इफेक्टिव लेंथ है वो कॉलम के ही लेंथ के बराबर होती है। करेक्ट करेक्ट कॉलम के लेंथ के बराबर ही होती है। अब इफेक्टिव लेंथ बाय द वे होती क्या है पता है आपको? इफेक्टिव लेंथ क्या होती है? किसी भी कॉलम की इफेक्टिव लेंथ क्या होती है? कॉलम के ऐसे दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस, जिस पॉइंट पे मोमेंट क्या हो जाता है? जीरो होता है। जिन पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट क्या होता है? जीरो होता है, उसकी बीच की जो लेंथ है वो आपकी इफेक्टिव लेंथ ली जाती है। ठीक है तो यहाँ पर हिंज में तो यहाँ पर मोमेंट जीरो का, यहाँ पर भी मोमेंट जीरो का, तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है दैट इज द लेंथ ऑफ योर कॉलम ओनली। तो भैया यही आपका इफेक्टिव लेंथ बन करके आ जाता है यहाँ पर। ठीक है चलो तो पहला जो है आपके पास उसमें इफेक्टिव लेंथ L है, क्योंकि गिवन केस जो है स्लेंडर कॉलम विद बोथ एंड पिंस दे रखा है,
तो पाई स्क्वायर, है ना। अच्छा, और इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, ये आपका जो पीसीआर 1 है ये आपके पास बोथ एंड हिंज का हो गया, ठीक है। और पीसीआर 2 जो हो गया बेटा वो वन एंड फिक्स, वन एंड फ्री का हो गया। और अगर आप ध्यान से देखो तो जो क्रिटिकल लोड है, क्रिटिकल लोड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इफेक्टिव लेंथ। अगर इफेक्टिव लेंथ ज्यादा होगी तो क्रिटिकल लोड कम होगा, इफेक्टिव लोड ज्यादा होगा तो क्रिटिकल लोड कम होगा। क्रिटिकल लोड कम होने से क्या मतलब होता है, क्रिटिकल लोड कम होने का मतलब यह है कि उसको अनस्टेबल करने के लिए ज्यादा लोड की आवश्यकता नहीं है, कम लोड में भी वो अनस्टेबल हो जाएगा। और हमको नहीं चाहिए कि कॉलम अनस्टेबल हो और बकलिंग हो जाए, सो वी वांट टू अवॉइड द बकलिंग। तो अगर बकलिंग अवॉइड करना है तो उसकी जो सहने की कैपेसिटी है, जो कॉलम की लोड कैरिंग कैपेसिटी है विदाउट बकलिंग, वो ज्यादा होनी चाहिए। यानी कि बकल तो होगा लेकिन ज्यादा वैल्यू के फोर्स पे होगा, कम वैल्यू वाले पे बकल नहीं होगा, है ना। ज्यादा वैल्यू वाले फोर्स पे होगा, ज्यादा वैल्यू की लोड पे होगा, कम वाले पे बकलिंग नहीं होगी। गेटिंग माय पॉइंट? यस यस, ठीक है। तो यहां से हो गया बेटा ये, इसको अगर इस प्रोपोर्शनैलिटी को सॉल्व करोगे तो Le2² बाई Le1², ऐसे ही बनेगा, ठीक है। सॉल्व कर लो इसको, आपको मिल जाएगा यार, ठीक है, आपको मिल जाएगा pCr2 इज इक्वल टू Le1², ओके, बाई Le2² इंटू pCr1, ठीक है। ये हो जाएगा Le का स्क्वायर है, L का स्क्वायर है ना। और सेकेंड केस जो ये है दैट इज ये हो जाएगा 4L², 1/4 हो जाएगा, pCr/4। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं, इवन गेट जैसे एग्जाम में भी इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, तो उसको आपको हाईली इंपॉर्टेंस देना है। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन हर तरह के एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है, हर तरह के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अ कॉलम इज सब्जेक्टेड टू simultaneously to an axial compressive load P and a bending moment M। तो दोनों साथ में लग रहे हैं, ठीक है, एक्सियल कंप्रेसिव लोड भी लग रहा है, P लग रहा है, और बेंडिंग मोमेंट M भी लग रहा है। मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस यहां पर सेक्शन जिसका एरिया A है ना, और उसका सेक्शन मॉडुलस Z है, वो क्या होगा, चलो बताएंगे आप लोग। मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस, अब देखो क्या है, आप लोग यहां पर सेक्शन में, ठीक है, ऐसा कंप्रेसिव लोड लगा रहे हो, P लगा रहे हो, तो जो सेक्शन पे कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होगा, डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस जो डेवलप होगा सिग्मा C, वो हो जाएगा P/A, ठीक है, P/A ये हो जाएगा, है ना। और जब आप बेंडिंग करोगे इस प्रकार से तो इस वाले फाइबर में तो टेंशन पैदा होगा, ये वाला फाइबर खींचने लग जाएगा, टेंशन क्रिएट होगा, और इस तरफ वाले फाइबर एक्सट्रीम फाइबर में कंप्रेशन क्रिएट होगा। तो एक तरफ टेंशन आ गया, ठीक है, यस बेटा। ये किसी भी पर, ये सारे बेटा सब्जेक्ट जो है ये हर प्रकार के एग्जाम में आपके लिए काम आएगा, किसी भी एग्जाम के लिए, DSSB के लिए भी आपको काम आएगा, नो डाउट, है ना। इफ योर सिलेबस हैज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इंजीनियरिंग, मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, आप इसको रिफर कर सकते हो, नो डाउट, है ना। सिग्मा C देखते हैं, सिग्मा C समझ आ गया। अब देखो बेंडिंग के कारण जो बेंडिंग स्ट्रेस है सिग्मा B, ठीक है, सिग्मा B इन कंप्रेशन, कंप्रेशन वाला इधर है, तो कंप्रेशन वाला कितना होगा बताओ, बेंडिंग मोमेंट कितना लग रहा है, M लग रहा है, ठीक है, ओके। तो बेंडिंग स्ट्रेस हमको पता है क्या होता है, My/I होता है, ये तो याद होगा सभी को, फ्लेक्सर फॉर्मूला बोलते हैं My/I, My/I। बेटा सेशन को फटाफट लाइक कर देंगे जो लोग बेटा हम लोग से जुड़ चुके हैं, ठीक है, सेशन जो ज्वाइन कर चुके हैं वो फटाफट सेशन को एक बार लाइक कर देंगे। अब देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, अगर आप I को Y से डिवाइड कर दो, Y को नीचे ले जाओ यहां से, तो हो जाएगा I/Y। तो जो सेक्शन का, जो क्रॉस सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और क्रॉस सेक्शन के एक्सट्रीम फाइबर की न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस, व्हाट इज y इज द डिस्टेंस ऑफ योर फाइबर, या प्लेन का डिस्टेंस है फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस, न्यूट्रल एक्सिस से प्लेन के डिस्टेंस को बोलते हैं हम लोग, ठीक है। y कहां से नापा जाता है, देखो जैसे कोई भी क्रॉस सेक्शन है, बीम का कोई भी क्रॉस सेक्शन है ऐसा, दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम, ठीक है, ओके, क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम है। तो इस क्रॉस सेक्शन में ये इसका न्यूट्रल एक्सिस है। न्यूट्रल एक्सिस किसको बोलते हैं, न्यूट्रल एक्सिस ऐसे एक्सिस को बोलते हैं जिस एक्सिस के बाद एक्चुअली में बीम बैंड हो रही होती है। इस वाले एक्सिस पे एक प्लेन गुजरता है, इस एक्सिस से एक प्लेन गुजरता है बेसिकली, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल प्लेन।
न्यूट्रल प्लेन पे किसी भी प्रकार का बेंडिंग स्ट्रेस नहीं एक्ट करता, न्यूट्रल प्लेन पे किसी भी प्रकार का कोई स्ट्रेन नहीं होता, नो स्ट्रेस नो स्ट्रेन। तो इस प्लेन का नाम है क्या, न्यूट्रल प्लेन। तो जब बेंडिंग होती है तो एक प्लेन ऐसा होता है जिसमें ना तो टेंशन आएगा ना तो कंप्रेशन, किसी भी प्रकार का स्ट्रेस नहीं होगा, किसी भी प्रकार का स्ट्रेन नहीं होगा, नो स्ट्रेस नो स्ट्रेन। ऐसे प्लेन को न्यूट्रल प्लेन बोलते हैं। न्यूट्रल प्लेन और क्रॉस सेक्शन का जो इंटरसेक्शन होता है बच्चों, किसका बोला, न्यूट्रल प्लेन और क्रॉस सेक्शन का जो इंटरसेक्शन है उससे क्या बनता है, उससे बनता है न्यूट्रल एक्सिस। तो जो न्यूट्रल एक्सिस है ना, ये क्या होता है याद रखना बेटा, हमेशा एग्जाम में पूछता है, न्यूट्रल एक्सिस NA होता है आपका इंटरसेक्शन, क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ न्यूट्रल प्लेन, न्यूट्रल प्लेन, न्यूट्रल प्लेन एंड क्रॉस सेक्शन। ठीक है, न्यूट्रल प्लेन और क्रॉस सेक्शन के बीच का इंटरसेक्शन होता है। सारा का सारा जो हम लोग मोमेंट वगैरह लेते हैं, बेंडिंग मोमेंट वगैरह लेते हैं, जो वो इसी के अबाउट होता है। जो बेंडिंग हो रही होती है वो इसी के अबाउट हो रही होती है। ठीक है, अब यहां पर हो गया, तो न्यूट्रल एक्सिस से ही सारे पॉइंट्स, सारे, जैसे आपको इस वाले प्लेन पे स्ट्रेस जानना है ना, इस वाले प्लेन पे स्ट्रेस जानना है, तो ये वाले प्लेन पे जो स्ट्रेस होता है इसको निकालने के लिए मैं इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करता हूं। इस फॉर्मूले का नाम है फ्लेक्सर फॉर्मूला। इस फॉर्मूले का क्या नाम है, फ्लेक्सर फॉर्मूला नाम है। अब फ्लेक्सर फॉर्मूला में y क्या बेटा, न्यूट्रल प्लेन से डिजायर्ड प्लेन की डिस्टेंस। अच्छा बताना, इस प्लेन में जो स्ट्रेस आएगा, बेंडिंग स्ट्रेस आएगा कि नहीं आएगा भाई, बिल्कुल आएगा। जल्दी से कमेंट्स में सभी लिखेंगे, सभी मतलब सभी लिखेंगे कि इसमें जो बेंडिंग स्ट्रेस होता है उसका डायरेक्शन कैसा होता है, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में लगता है या लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, जो सिग्मा बी है, सिग्मा बी, ठीक है, कैसा बोलूंगा इसको, ठीक है, देखो एग्जाम में आ जाता है, हालांकि थोड़ा सा वेग है। ठीक है, तो ये ट्रांसवर्स डायरेक्शन में लगेगा और लॉन्गिट्यूडनल, जल्दी से बताएंगे, और लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, जल्दी से बताएंगे कौन सा डायरेक्शन लगता है, ट्रांसवर्स या लॉन्गिट्यूडनल, जल्दी कमेंट करके बता देंगे। ठीक है, तो यहां से बेटा आप लोग को न्यूट्रल एक्सिस मिल जाता है, इंटरसेक्शन बिटवीन द न्यूट्रल प्लेन एंड द क्रॉस सेक्शन, वहां से न्यूट्रल एक्सिस मिला। न्यूट्रल एक्सिस से किसी भी डिजायर्ड प्लेन का, जिस प्लेन पे आपको स्ट्रेस वगैरह निकालना है, उसका डिस्टेंस मेजर किया जाता है, y करके नापा जाता है ना, y फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस नापा जाता है। ठीक है, और जो एक्सट्रीम फाइबर है, जैसे ये सबसे दूरस्थ दिख रहा है, जो एक्सट्रीम फाइबर है, एक्सट्रीम फाइबर का जो डिस्टेंस है उसको अगर मैं डिवाइड कर दूं किसमें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, तो मुझे मिलता है I बाई वाई। I बाई वाई को क्या बोलते हैं, I बाई वाई इज कॉल्ड द सेक्शन मॉडुलस। I बाई वाई Z से रिप्रेजेंट करते हैं सेक्शन मॉडुलस। ठीक है, ये कहलाता है सेक्शन मॉडुलस। तो ये हमको गिवन है, सेक्शन मॉडुलस हमको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, सेक्शन मॉडुलस हमको क्वेश्चन में गिवन है। अब सेक्शन मॉडुलस जब गिवन है हमको, तो यार हम क्या कर सकते हैं, हम अपना बेंडिंग स्ट्रेस निकाल दिए। बेंडिंग स्ट्रेस यहां पर कितना होगा, M बाई Z होगा। दोनों कंप्रेसिव है, तो इस पॉइंट पे डायरेक्ट स्ट्रेस, या स्ट्रेस कैसा है, या स्ट्रेस है सर डायरेक्ट स्ट्रेस। डायरेक्ट स्ट्रेस भी कैसा है, C फॉर कंप्रेसिव इन नेचर है। और बेंडिंग स्ट्रेस को हम लोग इनडायरेक्ट स्ट्रेस बोलते हैं, है ना। ये कैसा स्ट्रेस है, इनडायरेक्ट स्ट्रेस है, इनडायरेक्ट स्ट्रेस, इनडायरेक्ट स्ट्रेस। ये भी आपका कैसा है, यहां पर कंप्रेसिव नेचर का है, दोनों कंप्रेसिव, दोनों जुड़ जाएंगे, तो P बाई ए प्लस एम बाई जेड, P बाई ए प्लस एम बाई जेड इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, चलो बढ़िया, डिस्कशन अच्छा रहा, मजा आया। अगला देखते हैं, फॉर अ बीम सब्जेक्टेड टू कंबाइंड बेंडिंग अबाउट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर सेंट्रॉइडल प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, दो एक्सिस के और बेंडिंग हो रही है, द न्यूट्रल एक्सिस इज जनरली। तो आप लोगों में यहां पर क्या हो रहा है, जैसे मान लीजिए एक रेक्टेंगुलर सा आप बीम देख रहे हो, तो एक यहां पर आपको z एक्सिस के अबाउट देखने को मिल रहा है, ये z एक्सिस है, z z है ना, और ये आपके पास y y एक्सिस है। ठीक है, और ये जो बीम है, जैसे ये बीम देख रहे हो आप, दिस इज द बीम, ये इसका सपोर्ट है बीम का, तो ये इसका x एक्सिस है। तो लेंथ के अलोंग x एक्सिस हो गया, और क्रॉस सेक्शन में वर्टिकल एक्सिस y हो गया, लेंथ यानी कि हाइट के अलोंग y एक्सिस हो गया, और विड्थ के अलोंग आपका z एक्सिस हो गया। ठीक है, वेरी गुड, लॉन्गिट्यूडनल इज द करेक्ट ऑप्शन, यस। ठीक है, तो दोनों जो आपके पास एक्सिस हैं,
वाई एक्सिस के अबाउट भी बेंडिंग मोमेंट लग रहा है और जेड एक्सिस के अबाउट भी बेंडिंग मोमेंट लग रहा है। ठीक है, तो बोल रहा है यहां पर आपको कि अगर अगर बीम में दोनों एक्सिस के अबाउट बेंडिंग मोमेंट लग रहा हो तो न्यूट्रल एक्सिस कहां पर होगा? न्यूट्रल एक्सिस कहां? ऑलवेज पैरेलल टू द मेजर प्रिंसिपल एक्सिस, always perpendicular to the resultant bending moment, okay, determined by combined stress equation and generally does not coincide with either principal axis, always passing through the shear center, है ना? बताएंगे। यस, जल्दी से बताएंगे विच ऑप्शन इज करेक्ट। हाँ भाई बताएंगे, बढ़िया क्वेश्चन है। सी बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं भाई। हाँ भाई, और कोई? हो गया, किसी और ने कोई गैस किया? अरे ये क्या हो गया यार, आपके कमेंट्स ऊपर नहीं जा रहे, एक सेकेंड। हाँ, सी आएगा? नहीं, देखते देखो। अब देखो ये वाला जो केस है इसमें दो एक्सिस के अबाउट आप लोगों को बेंडिंग मोमेंट दे रहा है, यानी कि जो बीम है वो दो एक्सिस के अबाउट जो है बेंड हो रही है, दो एक्सिस के अबाउट। ठीक है, अब पहला जो बोल रहा ऑलवेज पैरेलल टू द मेजर प्रिंसिपल एक्सिस। मेजर प्रिंसिपल एक्सिस किसको बोलते हैं बीम में? मेजर प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो बीम का जो सेक्शन है उसके बारे में कुछ बात नहीं किया है, ठीक है, सिंपल बोला है कि कंबाइंड बेंडिंग मोमेंट लग रहा है अबाउट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर सेंट्रोइडल प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो नॉर्मली जैसे एक रेक्टेंगल में ले लिया है अभी एक डिस्कशन के तौर पे, तो ये इसके सेंट्रॉइड था रेक्टेंगल का जैसे, तो सेंट्रॉइड से दो एक्सिस मैंने ले लिए, वाई एक्सिस जेड एक्सिस। ठीक है, तो आपका जो मोमेंट है वो इन सेंट्रॉइडल एक्सिस के अबाउट अप्लाई हो रहा है। ठीक है, सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट यहां पर अप्लाई हो रहा है। ठीक है, ठीक है। हाँ, अब अगर आप देखोगे, है ना, यहां पर कि आपका जो बीम है उसका अब न्यूट्रल एक्सिस कहां लाई करना चाहिए, है ना भाई, उसका न्यूट्रल एक्सिस जो है वो आपका कहां लाई करना चाहिए। देखो जैसे ये मैंने बीम लिया था, ये इसका एक्स डायरेक्शन है, दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन एक्स। ठीक है, ये क्रॉस सेक्शन मैंने बनाया, ठीक है, ये वाई डायरेक्शन है, ये जेड डायरेक्शन, दिस इज जेड, दिस इज वाई। तो अगर आप बेंडिंग मोमेंट अबाउट जेड की बात करोगे, है ना, तो इस वाले एक्सिस के अबाउट बेंडिंग होगी, ये वाला जो बेंडिंग मोमेंट है वो इस वाले एक्सिस के अबाउट बेंडिंग करेगा, जेड एक्सिस के अबाउट बेंडिंग करेगा, एम जेड जो होगा वो जेड एक्सिस के अबाउट बेंडिंग करेगा, है ना। तो ये वाला जो फाइबर है और ये वाला जो फाइबर है इसमें आपको स्ट्रेसेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, ओके। अब जैसे मान लीजिए दोनों एक्सिस के अबाउट में पॉजिटिव बेंडिंग मतलब सैगिंग वाला कंडीशन जो है क्रिएट करना चाहता हूं, तो ऊपर कंप्रेशन आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, टेंशन आ जाएगा। ठीक है, ऊपर कंप्रेशन आ गया, नीचे टेंशन आ गया। ठीक, अब जैसे मैं यहां पर स्ट्रेस निकालना चाहता हूं, तो ये स्ट्रेस की वैल्यू में निकाल सकता हूं क्या, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्ट्रेस निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं। देखो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्ट्रेस क्या आ जाएगा, सिग्मा, सिग्मा, ओके, ये आ जाएगा एम जेड इंटू वाई बाई आई। क्या यहां तक क्लियर है ना।
अब देखो आई क्या लेंगे इसमें, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट जेड एक्सिस के अबाउट लग रहा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी जेड एक्सिस के अबाउट लगेगा। सेम वैसे ही जब मैं इसके लिए बात करूंगा वाई एक्सिस के अबाउट, जब एम वाई अप्लाई होगा, ठीक है, एम वाई अप्लाई होगा इस प्रकार से, है ना। अब जैसे मान लो इस वाले फाइबर पे कंप्रेशन है, इस वाले फाइबर पे टेंशन है, ऐसा मान लेते हैं। तो ये वाले फाइबर पे जो स्ट्रेस आएगा सिग्मा एम वाई मोमेंट के कारण लिख सकता हूं कितना होगा, एम वाई इंटू ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये हो जाएगी जेड डिवाइडेड बाई आई वाई। क्या यहां तक बात समझ में आई सभी को? ओके हाँ, करेक्ट है। करेक्ट है, यस और नो? यस। अब देखो अगर आप कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट पकड़ते हो, जैसे आप ये वाला पॉइंट ले लीजिए, जहां पर इसे कोई पॉइंट ले लेते हो, इस वाले पॉइंट पर अगर आप बात करते हो, तो अकॉर्डिंग टू एम जेड यहां पर क्या आता है, देखो जैसे ये सैगिंग मोमेंट है तो यहां पर टेंशन होना चाहिए, इधर कंप्रेशन होना चाहिए, ऊपर का पूरा फाइबर जो है ना, उसमें क्या हो रहा है, उसमें जो ये वाला है, ये वाला जो स्ट्रेस बेंडिंग मोमेंट है, इस वाले फाइबर में कंप्रेशन पैदा करेगा और नीचे वाले फाइबर्स में टेंशन पैदा करेगा। जबकि जो एम वाई है वो क्या करेगा, वो इस वाले फाइबर में कंप्रेशन पैदा करेगा और इस वाले फाइबर में टेंशन पैदा करेगा। यस और नो? करेक्ट है। तो अब देखो अगर कोई पॉइंट यहां पर हो, यहां पर कोई पॉइंट ले लेता हूं, चलो ठीक है, यहां पर अगर मैं कोई पॉइंट लेता हूं तो इस वाले बेंडिंग मोमेंट एमजेड के अकॉर्डिंग उसमें कौन सा स्ट्रेस पैदा होना चाहिए बताओ? एमजेड के अकॉर्डिंग, एमजेड सैगिंग वाला केस दे रहा है बोल रहा हूं, तो यहां नीचे टेंशन ऊपर कंप्रेशन कर रही है ना भाई, तो यहां पर टेंशन होना चाहिए। लेकिन अगर मैं एम वाई के अकॉर्डिंग देखूं तो इधर कंप्रेशन और इधर टेंशन है। करेक्ट है। तो जो स्ट्रेसेस है बेटा, स्ट्रेसेस आर परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन। ये जो स्ट्रेस यहाँ ये क्रॉस सेक्शन है, करेक्ट, ये जो क्रॉस सेक्शन आपको दिख रहा है, ठीक है, ये आपको दो स्ट्रेसेस दिख रहे हैं, एक आपको बेंडिंग मोमेंट अबाउट जेड के लिए, बेंडिंग मोमेंट अबाउट वाई के लिए। तो एक स्ट्रेस जैसे मैं यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द क्रॉस सेक्शन स्ट्रेस का डायरेक्शन होगा, टेंसाइल है या कंप्रेसिव है उसके अकॉर्डिंग आप एरोज बना सकते हो, ठीक। तो जो भी स्ट्रेसेस है यहां पर आप लोग क्या कर सकते हैं, स्ट्रेसेस को ऐड करके किसी भी पॉइंट पर जो रिजल्टिंग स्ट्रेस है उसकी वैल्यू बता सकते हो। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? यस, बात समझ में आई है ना? क्लियर? क्लियर है? ठीक है। तो ऐसे केस में अब क्या होगा, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे स्ट्रेस निकालने के लिए मुझे इन लोगों का रिजल्टेंट लेना होगा। तो जो स्ट्रेस होगा, ठीक है, टोटल स्ट्रेस सिग्मा आर जो होगा वो इन लोगों का रिजल्टेंट होगा, ठीक है, सिग्मा आर रिजल्टेंट स्ट्रेस होगा, ऐसे लिख सकता हूं, प्लस माइनस, ठीक है, एम जेड वाई बाई आई जेड प्लस माइनस, है ना, एम वाई जेड बाई आई वाई। अब जैसे मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे लूं तो एक टेंशन है एक कंप्रेशन है, हो ही रहा है वैसा, ठीक है। यहां पर देखोगे तो दोनों टेंशन है, यहां पर देखोगे तो दोनों कंप्रेशन दे रहा है, यहां पर फिर एक कंप्रेशन दे रहा है, दूसरा वाला मोमेंट जो है टेंशन दे रहा है, ठीक है। तो रिजल्टेंट से इस तरह से निकाल दिया। जैसे मैं इस पॉइंट पे लूं, इस वाले पॉइंट पे लूं तो एम वाई जो है कंप्रेशन दे रहा है और ये आपका जो है टेंशन दे रहा है, इस तरीके से। तो एम जेड वाई बाई आई जेड, जैसे कंप्रेशन हो गया ये टेंशन हो गया, एम वाई जेड बाई आई वाई, ठीक है, ये आपके पास रिजल्टेंट स्ट्रेस हो गया। अब जो आपके पास इस कंडीशन में जो न्यूट्रल एक्सिस होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? न्यूट्रल एक्सिस में हमेशा याद रखना बेटा जो स्ट्रेस होता है वो जीरो होता है। अब यहां पर क्योंकि टू डायमेंशनल लोडिंग है ना, दो एक्सिस के अबाउट आप लोड लगा रहे हो, इसको बोलते हैं अनसिमेट्रिकल बेंडिंग, दिस इज कॉल्ड अनसिमेट्रिकल बेंडिंग, ठीक है, अनसिमेट्रिकल बेंडिंग हो रही है, ठीक। तो जैसा भी हो, लेकिन अगर मुझे न्यूट्रल एक्सिस फाइंड आउट करना है तो हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस? अगर मुझे न्यूट्रल एक्सिस फाइंड करना है,
अगर मुझे न्यूट्रल एक्सिस फाइंड आउट करना है तो न्यूट्रल एक्सिस के लिए क्या होगा, सिग्मा जो है बेटा वो जीरो होना चाहिए, इसको जीरो कर दो, ठीक है, इसको आप जीरो कर दो, ठीक। तो ये हो गया आपके पास एम जेड वाई बाई आई जेड प्लस एम वाई जेड बाई आई वाई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। इसको इधर लेके चलता हूं, ठीक। तो आपको मिल जाएगा एम वाई जेड बाई आई वाई इज इक्वल टू एम जेड वाई बाई आई जेड, ठीक है। तो यहां से y बाई z आप लोगों को मिल जाएगा एम वाई आई जेड डिवाइडेड बाय एम जेड आई वाई, ये आप लोगों को मिल रहा है, ठीक है। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट का y कोऑर्डिनेट बाय z कोऑर्डिनेट करते हो, है ना, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे इसका एक y कोऑर्डिनेट होगा, एक z कोऑर्डिनेट हो गया। तो y कोऑर्डिनेट क्या है बेटा, हाइट है, z कोऑर्डिनेट क्या है, बेस है। तो अगर आप यहां से राइट एंगल ड्रॉ करो तो आपको क्या मिलता है, जो सेंट्रॉइड है बीम का, जो बीम का सेंट्रॉइड है, बीम के सेंट्रॉइड से, है ना, y बाय z करने पे किसकी वैल्यू होगी, अगर राइट एंगल ड्रॉ कर दूं मैं तो ये क्या है, टेन थीटा है ना, टेन थीटा। तो टेन थीटा मुझे यहां से मिल जाता है। तो टेन थीटा इज एम वाई आई जेड बाई एम जेड आई वाई, ये होता है, हमेशा याद रखना, बढ़िया कंसेप्ट है, ठीक है। ये आप देखो, और यहां से आपको पता चलता है कि जो आपका न्यूट्रल एक्सिस है ना वो इंक्लाइंड होगा, आपका जो न्यूट्रल एक्सिस है वो क्या होगा, इंक्लाइंड होगा, ठीक है। ये डायरेक्ट यहां पर प्रूफ है, बहुत कम लोगों को पता होता है, इसलिए इसको डिटेल में मैंने बताया। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, क्योंकि ये वाली जो चीज होती है बहुत कम लोगों को मालूम होती है, बहुत कम लोगों का इस पे ध्यान जाता है, ठीक है। चलिए, ठीक। तो यहां से हमको ये क्लियर हो गया कि हमारा न्यूट्रल एक्सिस कैसा होगा, डिटरमाइन करना पड़ेगा उसको। सो डिटरमाइंड बाय कंबाइंड स्ट्रेस इक्वेशन एंड जनरली डज नॉट कोइंसाइड विद आइदर ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस। यस, क्यों, क्योंकि ये इंक्लाइंड होता है, थीटा डिग्री पर होगा, थीटा निकालना पड़ेगा, थीटा डिग्री पर होगा, थीटा निकालना पड़ेगा। और ये क्या स्ट्रेस इक्वेशन से सॉल्व करने पर मिलता है, तो बिल्कुल सही है। तो डिटरमाइंड बाय कंबाइंड स्ट्रेस इक्वेशन, वेरी गुड, एंड जनरली डज नॉट कोइंसाइड विथ आइदर प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, चलो। फॉर एन आइसोट्रोपिक मटेरियल अंडर प्लेन स्ट्रेस अ प्योर शियर स्ट्रेस स्टेट ऑफ मैग्नीट्यूड टाउ प्रोड्यूसेस प्रिंसिपल स्ट्रेस। अगर आप क्या करें, आइसोट्रोपिक मटेरियल के लिए प्योर शेयर की कंडीशन देख रहे हो, उसमें ओनली शेयर स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हो, टाउ बस अप्लाई कर रहे हो, तो ऐसे केस में उसमें प्रिंसिपल स्ट्रेसेस की वैल्यू क्या होगी। तो जो प्रिंसिपल स्ट्रेस होते हैं, जैसे एक से एक स्ट्रेस जो होगा, दोनों स्ट्रेस जो होंगे ना उनका मैग्नीट्यूड आपस में बराबर होगा, सिग्मा वन, द मॉड ऑफ सिग्मा वन इज इक्वल टू मॉड ऑफ सिग्मा टू इज इक्वल टू मॉड ऑफ टाउ। मैग्नीट्यूड वाइज सभी की वैल्यू जो है वो शेयर स्ट्रेस के बराबर होती है। तो जैसे मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस आपका पॉजिटिव है, ठीक है, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस को आप नेगेटिव लोगे और इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, टाउ के बराबर होगी। तो सिग्मा वन आपके पास टाउ होगा, तो सिग्मा टू आपके पास माइनस ऑफ टाउ होगा, ठीक है। तो ये आपके पास होगा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब कैसे, अगर नहीं पता तो देखो, इसके लिए क्या है, मोहर सर्कल आप बना सकते हो, मोहर सर्कल बना सकते हो। ये एलिमेंट दिख रहा है बेटा आपको, ये वर्टिकल प्लेन ए, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन बी। इस प्लेन का कोऑर्डिनेट बताओ, इस प्लेन पे क्या कोई नॉर्मल स्ट्रेस है, नहीं है। इस प्लेन पे क्या शियर स्ट्रेस है, हाँ, कैसा है, क्लॉकवाइज। अब देखो मेरे हिसाब से मैं तो क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेता हूं, कई लोग एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपका टाउ हो गया क्लॉकवाइज। इधर देखो बी पे क्या लग रहा है, नॉर्मल स्ट्रेस जीरो है एंड शियर स्ट्रेस जो है वो माइनस टाउ है, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज लग रहा है। तो प्लेन ए एंड प्लेन बी को मैं लोकेट करता हूं। प्लेन ए ये हो गया 0, टाउ, और प्लेन बी हो गया 0, माइनस टाउ। ये ओरिजिन पे आया सेंटर, और यहां से फिर आपने बना दिया मोहर सर्कल। मोहर सर्कल सिग्मा एक्सिस को, यानी कि नॉर्मल स्ट्रेस एक्सिस को जहां जहां कट करता है वहां पर मिलते हैं आपको प्रिंसिपल प्लेन, और जो उसकी रीडिंग होती है करस्पॉन्डिंग सिग्मा की जो वैल्यू है वो प्रिंसिपल स्ट्रेस लाता है, सिग्मा वन, सिग्मा टू। तो ये अगर आपके पास टाउ है बेटा, तो ये भी तो टाउ ही होगा, ये पॉजिटिव टाउ होगा, इस तरफ नेगेटिव टाउ होगा, ठीक है, इस तरह से। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं। एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लोस स्टेडीली थ्रू अ पाइप whose diameter decreases from d to d/2, है ना। तो पाइप है बेटा इस तरीके का, ओके, उसका डायमीटर जो है डिक्रीज हो रहा है, यहां पर डायमीटर d है, यहां पर डायमीटर d/2
टू है। नेग्लेक्टिंग द लॉसेस द रेशियो ऑफ वेलोसिटी इज, रेशियो ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, अब क्योंकि स्टडी फ्लो हो रहा है ना, स्टडी फ्लो हो रहा है, तो स्टडी फ्लो के लिए क्या होता है, A1V1 इज इक्वल टू A2V2 होता है ना, क्यों, क्योंकि इनकंप्रेसिबल फ्लूइड की बात कर रहा है, इनकंप्रेसिबल फ्लूइड की बात कर रहा है। अगर कंप्रेसिबल फ्लूइड की बात करनी होगी ना, ये इनकंप्रेसिबल के लिए है। कंप्रेसिबल फ्लूइड में क्या होता है, डेंसिटी चेंज हो जाती है, तो वहां मैं ये यूज करता, ρ1 A1V1 इज इक्वल टू ρ2 A2V2। ठीक है, ये अगर मान लो कभी कंप्रेसिबल वाला दे दिया तो ये वाला यूज कर लेना वन डायमेंशनल फ्लो के लिए। ठीक है, वन डायमेंशनल फ्लो के लिए ये वाला आप लोग यूज कर सकते हो। ठीक है, ओके। अब V2/V1 निकालने बोला है, तो जैसे यहां से इनलेट है और वहां पर एग्जिट है, ठीक है, तो A1 जो है वो हो जाएगा π/4d², ठीक है, और A2 क्या हो जाएगा π/4d²/4। ठीक है, तो हमको निकालना है, देखो A1V1 इज इक्वल टू A2V2, सो V2/V1 इज इक्वल टू A1/A2 हो जाएगा, तो π/4d² डिवाइड बाय π/16d² है ना, तो 4 आ रहा है, तो V2 जो होगा बेटा 4 टाइम्स ऑफ V1 होगा, वेलोसिटी जो है 4 गुना हो जाएगी। ठीक है, यस, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ कंट्रोल वॉल्यूम इज सब्जेक्टेड टू अ स्टडी फ्लो in which the magnitude of velocity remains constant but its direction changes by 180 डिग्री। तो एक ऐसा कंट्रोल वॉल्यूम है, ठीक है, एक ऐसा कंट्रोल वॉल्यूम है सब्जेक्टेड टू स्टडी फ्लो इन विच मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट बट डायरेक्शंस का चेंज हो जा रहा है। तो ऐसा है, देखो ऐसे पहले वेलोसिटी ऐसा रहा होगा, इस तरफ जा रहा था फ्लूइड, ठीक है, उसके बाद ऐसा कोई यू बैंड पाइप होगा पक्का यहां पर, तभी ऐसा हो सकता है। तो यहां से फ्लूइड एंटर किया, और यहां से निकल गया, ठीक है, इस प्रकार से हो रहा है। तो देखो आने और जाने वाली वेलोसिटी के बीच का जो एंगल है वो 180 डिग्री है, टोटल 180 डिग्री का टर्न मान दिया है पर। फॉर एन आइडियल फ्लो विथ मास तो रेट m डॉट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड ऑन द टर्निंग सरफेस इज, ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो जो फोर्स होता है बेटा वो होता है m डॉट इंटू डेल्टा v अपन करेंगे, m डॉट, तो वेलोसिटी इन x डायरेक्शन, देखो आपका सिर्फ x डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, ये आपका x डायरेक्शन है और ये आपका y डायरेक्शन है, तो वेलोसिटी ओनली x डायरेक्शन में चेंज हुई है, पहले ऐसे थी, मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं आया, डायरेक्शन ऐसा हो गया, चेंज हो गया, ठीक है, करेक्ट है। तो वेलोसिटी क्या हो गई, पहले v थी, उसके बाद क्या हो गई, -v हो गई, तो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ v, तो 2m, ये हो गया आपके पास, है ना, 2mv ये हो गया, फोर्स जो आया दैट इज 2m डॉट v। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, है ना। क्या लगा यहां पर, इंपल्स मोमेंटम इक्वेशन, मोमेंटम इक्वेशन का इस्तेमाल किए सॉरी, हाँ, इन अ फ्रिक्शनलेस इनकंप्रेसिबल स्टडी फ्लो अलोंग अ स्ट्रीमलाइन द बर्नौली इक्वेशन इज वैलिड प्रोवाइडेड। तो भैया वैलिड कब होता है बर्नौली इक्वेशन, इसके ऊपर बात हो रही है। द फ्लो इज नेसेसरी रोटेशनल, no shaft work, heat transfer or irreversible losses occur between the 2 points, flow must be turbulent, the pressure must remain constant। चलो बताओ, है ना, तो किसी प्रकार का लॉस वगैरह नहीं हो रहा होता है, देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, नो हीट ट्रांसफर और एनी इरिवर्सिबल थिंग। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ठीक है, अभी थोड़ी देर में आपको रिचा मैम एंड बाकी के फैकल्टी उनके बाद आप पढ़ाएंगे, जस्ट लास्ट फ्यू मिनट्स, देन वी विल हैंड ओवर द सेशन टू नेक्स्ट फैकल्टीज लाइक रिचा मैम है आपके लिए जो आगे के सब्जेक्ट लेकर जाएंगे, मेरे पास शायद उनका ही है, उसके बाद फिर और भी जो टीचर्स एजुकेटर्स हैं वो कनेक्ट करेंगे, और ऐसे ही हम लोग चैनल पे मिलते रहेंगे बेटा, ठीक है। आप लोगों को बस चैनल पे जुड़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा
आप लोगों को आना है सेशंस पे, आप लोगों को पार्टिसिपेट करना है, नए नए क्वेश्चंस देखोगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्वेश्चन ही सब कुछ है, याद रखना, क्वेश्चन ही सबसे ज्यादा आप लोग के काम आते हैं एग्जाम के लिए, ठीक है। So for a fully developed laminar flow through a circular pipe, the ratio of maximum velocity to the mean velocity is, सर्कुलर पाइप के लिए जल्दी से बताएंगे विच ऑप्शन इज करेक्ट। सी बोल रहे हैं, यस, सर्कुलर पाइप, लेमिनार फ्लो, एवरेज वेलोसिटी एंड मैक्सिमम वेलोसिटी के बीच का रेशियो क्या होगा, है ना, एवरेज वेलोसिटी एंड मैक्सिमम वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा, जल्दी से बताएंगे। यस, 24 का सी बोल रहे हैं, जल्दी जल्दी जल्दी, विच ऑप्शन इज करेक्ट। जल्दी, विच ऑप्शन इज करेक्ट। सॉरी, अरे बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन है यार, कैसे कर रहे हो, जल्दी बताओ। हाँ, बताएंगे। ट्वेंटी फोर का सी, ठीक। जो एवरेज वेलोसिटी होती है और जो मैक्सिमम वेलोसिटी होती है ना, वी मैक्स एंड जो वी मीन होता है, इसका जो रेशियो होता है ये आपके पास 2 निकल करके आता है। द रेशियो इज 2 इन केस ऑफ अ फुल्ली डेवलप्ड लैमिनार फ्लो थ्रू अ सर्कुलर पाइप, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। चलिए, for laminar flow through a circular pipe, if the pipe diameter is doubled while maintaining the same pressure gradient and fluid properties, the volumetric flow rate changes by factor of, जल्दी से बताएंगे which option is correct। हाँ, बताएंगे फॉर लेमिनार फ्लो, जल्दी से बताएंगे विच ऑप्शन इज करेक्ट। बताएंगे। यस, विच ऑप्शन इज करेक्ट। बी 4, नहीं बी शायद आपने किसी पुराने क्वेश्चंस के लिए बोला है, आई थिंक, है ना। बी बोल रहे हैं क्या, डी, यस, डी इज द राइट आंसर। बेटा देखो, जो आपके पास लेमिनार फ्लो थ्रू पाइप है उसके लिए आप लोग हाइगन पॉइसन इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हो, है ना, और वहां से आपको पता चल जाएगा जो डिस्चार्ज होता है क्यू, वो डायमीटर की रेज़ टू पावर 4, डी रेज़ टू पावर 4 के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर आप लोग डायमीटर को डबल कर दोगे तो जो नया डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ डी रेज़ टू पावर 4, है ना, यानी कि ये मिल जाएगा आप लोगों को, जो क्यू डैश है 16 टाइम्स ऑफ क्यू मिलेगा। पुराने डिस्चार्ज से लगभग 16 गुना आपको ज्यादा डिस्चार्ज मिलने लग जाएगा। ओके, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक। तो अब बेटा आप लोगों को आगे के जो क्वेश्चंस हैं आप लोगों को ऋचा मैम कराएंगी, ठीक है, क्लियर। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा, बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं और भी अभी सब्जेक्ट के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आप लोगों को जैसे कि पता है कि बाकी सब्जेक्ट्स के भी वेटेज बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना, तो ये सारे सब्जेक्ट्स आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, हर सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देना है बेटा, हर एक सब्जेक्ट को, ठीक है।
हर एक सब्जेक्ट को आपको इंपॉर्टेंस देना है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाकी आगे के एजुकेटर्स आप लोगों को कंटिन्यू सेशन में बने रहिए, ठीक है। ब्रेक ले सकते हैं बीच में अगर आपको लगे, पानी वानी पीते रहो, लेकिन एकदम डट के बैठो, बढ़िया क्वेश्चंस लगाओ, अच्छे से तैयारी करो, ठीक है। टेक केयर। Hello everyone, good evening. Welcome to Margdarshan Prep. Hope you guys are fine. And guys, am I audible, visible? एक बार quickly बता दीजिए so that we can start faster. Am I audible, visible, guys? आप मुझे सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं? क्विक गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग। सॉर्टेड है? सॉर्टेड है आवाज? यार मुझे रिप्लाई नहीं आ रहा। सॉर्टेड है? चलो, तो सबसे पहले तो सेशन को शेयर कर दो, जो कि आपने नहीं किया है, दैट्स वेरी बैड ऑफ यू। तो सबसे पहले तो सेशन को शेयर करो सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स, आप और आपके दोस्त जो है वो दोनों ही बेनिफिट ले पाए। इस सेशन की पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, जैसे कि पहले भी बता चुका है, सो डोंट वरी रिगार्डिंग द पीडीएफ। बट आपको करने हैं सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर, तो बी रेडी फॉर दैट। चलो यार, तुम लोग इतने कम लोग दिखोगे तो फिर मैं कैसे पढ़ाऊंगी बताओ? फिर तो क्या करना चाहिए, एक दो क्वेश्चन करा के चली जाऊं मैं? हाँ बताओ जल्दी। शैल आई गो? इसमें मुझे दिख क्यों नहीं रहे हैं ऑप्शंस? दिख रहे हैं, चलो ठीक है। चलो ओके फाइन। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। हमारे क्वेश्चंस जो सब्जेक्ट्स में डील करने वाली हूँ, हाइड्रोलॉजी, इरिगेशन, ओपन चैनल फ्लो, एनवायरनमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो इनके क्वेश्चंस हम लोग डील करेंगे। ऑडियो वीडियो क्लियर है? सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। टाइमर मैं आपको दे रही हूँ, कोशिश करिएगा कि हर क्वेश्चन 30 सेकेंड्स में हो। वो टाइमर चलता रहेगा जब तक मुझे आंसर्स कांस्टेंट और कंसिस्टेंट 2-3 नहीं मिल जाते, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन विदाउट एनी डिले। और पहला क्वेश्चन आज के सेशन का ये रहा आपके सामने, तो क्वेश्चन को आंसर कीजिए। दिस इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन नंबर 1। चलिए क्विक, बी क्विक एंड आंसर फास्ट। पोल लगा दीजिए। सिविल का दंगल, आई एम गुड। यार इसमें मुझे कमेंट्स नहीं दिख रहे, रुको मुझे थोड़ा सा इसको वो करने दो। आया आंसर? हाँ अब मुझे दिख रहा है, करेक्ट। ए इज राइट, यस। अलक पांडे जी, सोमो जी इज करेक्ट, एवरीबॉडी इज करेक्ट, सही है। क्या बोल रहा है? व्हाट इज फ्लो ड्यूरेशन कर्व ऑल्सो नोन है? सबसे पहली बात है तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फ्लो ड्यूरेशन कर्व किसके बीच का प्लॉट होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और अभी तो यहाँ पे पूछा गया कि उसको और क्या बोलते हैं, तो मैं दोनों चीजें आपको बता देती हूँ। फ्लो ड्यूरेशन कर्व, पहली बात है, ये प्लॉट होता है डिस्चार्ज वर्सेस परसेंटेज ऑफ टाइम द फ्लो इज एक्सीडेड और इक्वल्ड, उसको बोलते हो फ्लो ड्यूरेशन कर्व। अब दूसरी बात आती है, वो तो एक क्वेश्चन हुआ, इसने पूछा है कि फ्लो ड्यूरेशन कर्व को दूसरे नाम से क्या बोलते हैं, सो वी कॉल इट एज अ डिस्चार्ज फ्रीक्वेंसी कर्व, ठीक है।
इसे डबल मास कर्व क्यों नहीं बोलते? क्योंकि जब डेटा इनकंसिस्टेंट होता है तब जो ग्राफ आप प्लॉट करते हो, कर्व जो प्लॉट करते हो, उसको डबल मास कर्व बोलते हैं। हाइड्रोग्राफ किसके बीच का प्लॉट होता है? दिस इज अ प्लॉट ऑफ डिस्चार्ज वर्सेस टाइम। एनुअल हाइड्रोग्राफ हो सकता है, डेली हाइड्रोग्राफ हो सकता है, सीजनल हाइड्रोग्राफ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हाइटोग्राफ इज अ प्लॉट ऑफ रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम। ठीक है, तो मैंने सब क्लियर कर दिया, सॉर्टेड। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। चलो, ना मैं क्वेश्चन बताऊंगी समझाऊंगी, ना मैं आंसर बताऊंगी। आप पहले खुद के दिमाग से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, देन आई विल बी द वन हु विल बी एक्सप्लेनिंग यू ईच एंड एवरीथिंग। तो जल्दी 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 कीजिए, बी क्विक। वीडियो थोड़ा लैग हो रहा है, अब अगर हो रहा है तो इसका कैसे कर सकते हैं? लैग तो 18 सेकंड्स का है यार, लैग तो 18 सेकंड्स का रहेगा ही रहेगा, वो तो है ही सोमो जी, वो तो रहेगा। चलो, हुआ? इसका आंसर जल्दी करो, इसका आंसर जल्दी करो। इसका तो मुझे सही ही दिखा रहा है। करेक्ट, करेक्ट। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? कौन सा टाइप का पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग है जो कि सेफेस्ट होता है एट अनकंट्रोल्ड इंटरसेक्शंस? अनकंट्रोल्ड इंटरसेक्शंस में कौन सा ऐसा पेडेस्ट्रियंस के लिए क्रॉसिंग बना दो कि उनके लिए सेफ हो जाएगा? ऑब्वियसली बात है, आप क्या करोगे? ओवरहेड पेडेस्ट्रियन ब्रिज बना दोगे, क्या होगा? वो ट्रैफिक से पास ही नहीं करेगा, ओवरहेड पेडेस्ट्रियन निकल के चला जाएगा, सबके लिए सेफ। सिंपल बात है, कोई इसमें प्रॉब्लम है ही नहीं, सिंपल। चलो, क्वेश्चन नंबर 3। मैं बता ही दूंगी आंसर। चलो आंसर जल्दी करो, सॉल्व करो इसको, क्विक, बी क्विक एंड आंसर दिस। इतना टाइम क्यों लग रहा है यार? इतना बेसिक क्वेश्चन है, क्यों? अलग पांडे जी, सपना, कम ऑन फास्ट। ना, गलत गलत गलत, रॉन्ग। एक ने भी सही नहीं बोला, एक ने भी सही नहीं बोला है गाइस। अच्छा, टिपिकली नॉट फाउंड, 3 का ड्यू, हाँ इसने सही बोला, सही से, वो प्रीवियस वाला आंसर आ रहा था। करेक्ट करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट इज नॉट टिपिकली फाउंड? कौन सा नहीं पाया जाता? तो भाई ये स्केलिंग वगैरह इसमें नहीं पाया जाता। स्केलिंग वगैरह जनरली जैसे होता है ना, बॉयलर्स वगैरह में आप देख सकते हो। बॉयलर्स में क्या होता है, जैसे कि अगर कोई वाटर है जो हार्ड है, जिसमें हार्डनेस है, हार्डनेस है मतलब है उस पानी में कैटायंस है जो कि मल्टीवैलेंट है, जिनकी वैलेंसी एक से ज्यादा है। तो ऐसा पानी अगर आप बॉयलर से पास करते हो तो बॉयलर के जो सरफेस पे ना ये ऐसे प्रेसिपिटेट्स बना देते हैं। सो दैट इज वन ऑफ द थिंग जिसको आप बोलते हो स्केलिंग ऑफ बॉयलर्स। ठीक है, तो डी इज राइट, करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लग बड़ा रहा है बट सॉल्व करोगे तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, क्विक। जल्दी सॉल्व करो। आया? आई एम वेटिंग फॉर द आंसर। जल्दी करो। का हाथ है। चलो चेक करते हैं क्या बोल रहा है।
एक फैक्ट्री है जो एक दिन में 500 मीटर पर क्यूब पर डे का ट्रीटेड वेस्ट वाटर, साफ किया हुआ वेस्ट वाटर जो है वो डिस्चार्ज करती है। किसमें? रिवर में। ऑब्वियस सी बात है। ऑयल और ग्रीस उसमें कितने प्रेजेंट है? 1 लीटर में 15 mg। अब जो बोल रहा है कि जो लिमिट है, परमिसिबल लिमिट, वो कितनी दे रखी है? 10 mg पर लीटर। तो बताओ कितना आपका एक्सेस ऑफ ऑयल और ग्रीस है जो आप रिवर में डिस्चार्ज कर रहे हो। तो भाई ट्रीटेड वेस्ट वाटर में अगर आप कर रहे हो तो आया कितना आपका? 15 mg पर लीटर। ठीक है, ये क्या आया आपका? ऑयल और ग्रीस का कंसेंट्रेशन। जो बाहर निकला वो निकला 10 mg पर लीटर। ठीक है, यही बोल रहा है। इतना आपका क्या हुआ? परमिसिबल लिमिट 10 mg पर लीटर है, मतलब इतना ट्रीट हो गया। 15 गया, 10 ट्रीट हुआ, तो बचा कितना? रिमेनिंग कितना बचा? 5 mg पर लीटर बचा। क्यों? 15 गया था, लिमिट है 10 mg पर लीटर की, बचा कितना? 5 mg पर लीटर। ठीक, अगर 1 लीटर में 5 mg का ऑयल और ग्रीस है तो 500 मीटर क्यूब में कितना होगा? यूनिटरी मेथड। तो 5 mg पर लीटर मल्टीप्लाई बाय 500 मीटर क्यूब पर डे। ठीक है, ये होगा। अब मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻³ लीटर्स, लीटर्स लीटर्स कैंसिल, और अगर mg को kg में करोगे तो क्या हो जाएगा? 10⁻⁻⁶। कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? सॉल्व किया तो सबका आ गया 2.5, तो 2.5 kg पर डे। देखो, अगर आप ऐसे पर्सन हो जो बार बार न्यूमेरिकल्स की यूनिट्स में मिस्टेक्स करते हो, देन आई विल एडवाइज कि आप जो हो ना यूनिट्स को बाजू में लिखो, जैसे मैं लिखती हूँ। तो जब भी आप यूनिट्स को बाजू में लिखोगे ना तो आपकी ये वाली जो मिस्टेक है यूनिट्स के कारण वो अवॉइड हो जाएगी। बाकी तो आपकी श्रद्धा भक्ति इच्छा। ठीक है, केजी था। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या था? क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 4। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मैक्सिमम 30 सेकेंड्स का क्वेश्चन, उससे ज्यादा ये डिजर्व नहीं करता। सबका भी आ गया था तब तक। यार फास्ट करो, जितने आपके साथ आंसर कर रहे हैं वो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं एग्जाम के। ठीक है, सो यू हैव टू बी फास्ट वाइल आंसरिंग, रिमेंबर दैट। और तुम लोग सेशन को शेयर नहीं कर रहे हो क्या? फिर कल से मैं नहीं आ रही पढ़ाने। इतनी मेहनत करो और तुम लोग शेयर नहीं करोगे तो फिर क्या मतलब? बताओ जल्दी, बी क्विक, क्विक गाइस। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या बोल रहा है? इनमें से कौन सा, अब देखो मैंने क्वेश्चन में पहले भी आपको बोला जो चीज आपको ध्यान रखनी है, मेन, एसेंशियल, प्रोमिनेंट, ओनली, ऑलवेज, नॉट, नेवर, ये सब चीजें हैं जो टाई ब्रेकर होती है। ठीक है, अब इससे क्या बोला? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन एडवांटेज ऑफ सॉलिड वेस्ट इंसिनरेशन? सबसे ज्यादा मेन एडवांटेज है। पहला क्या बोल रहा है? इट प्रोड्यूसेस नो हार्मफुल एमिशन। आप ऐसा बोल दो कि कोई भी हार्मफुल एमिशन नहीं होता तो भाई ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ये मेन एडवांटेज तो नहीं है। सेकेंड है, इट डज नॉट रिक्वायर एनर्जी इनपुट। भाई एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, हमें बहुत ज्यादा हाई डिग्री 1500-1600 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर देना पड़ता है। तो ये लिखना कि कोई एनर्जी इनपुट नहीं है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इट कंप्लीटली एलिमिनेट्स वेस्ट प्रोडक्शन। ऐसा कैसे? ये तो वही को बर्न कर रहा है, वही वेस्ट को बर्न कर रहा है जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है, तो आप कैसे बोल सकते हो कि ये एलिमिनेट कर रहा है? ये भी गलत। फिर इट रिड्यूसेस द वॉल्यूम ऑफ वेस्ट सिग्निफिकेंटली। हाँ, ये हम बोल सकते हैं, ये हम बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि ये वही वेस्ट को बर्न करता है जिसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है, मतलब उसको जलाओगे तो स्टीम मिलेगा और उसी स्टीम से आप इंसिनरेशन प्लांट को चला लोगे। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है। क्लियर? चलो, CIL के कारण, अरे यार तुम लोग क्या डिप्रेशन कर रहे हो? आगे बढ़ो, मूव ऑन। CIL के कारण डिप्रेशन में रहने से फिर तो बाकी लोग तो पढ़ रहे हैं ना, तुम 10 दिन डिप्रेशन में काट रहे हो। अभी यूपी वाला पेपर भी है, अभी आपके और PSUs के पेपर है, आपको तो पढ़ना चाहिए ना। जो हो गया सो हो गया, कल रो लिया, अब आगे बढ़ो। चलो स्टार्ट फास्ट। ये क्वेश्चन अगर आपको नहीं भी बनता, आप यूनिट्स की हेल्प से आंसर कर लोगे। अगर आपको नहीं बनता ये क्वेश्चन, आप यूनिट्स देखो। इंसान धोखा दे सकता है, यूनिट्स कभी धोखा नहीं देती।
ठीक है, द पेटेंट लाइन विच आई ऑलवेज से। तो आप इसको देखो, यूनिट्स को देखो, आपको आंसर मिल जाएगा, कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। आ गया, चलो फिर देखते हैं क्या बोल रहा है। एक बैक फिल्टर है जिसका 2000 मीटर क्यूब पर मिनट क्या है, फ्लो रेट है, मतलब ये डिस्चार्ज है, और फिल्ट्रेशन एरिया दिया है 500 स्क्वायर मीटर। आपसे एयर टू क्लॉथ रेशियो पूछा है। टेक्निकली आप देखो यहाँ पे तो ये क्यू बाय ए ही है, ठीक है, तो कर दो 2000 मीटर क्यूब पर मिनट, और ये हो गया 500 स्क्वायर मीटर। तो कितना आ जाएगा यहां से, सबका ही आ गया, 4 मीटर क्यूब पर मिनट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, सो डी विल बी योर करेक्ट आंसर। एक्स को इतना जल्दी नहीं भुलाया जा सकता। अब वो तुम्हारे ऊपर है, उस एक्स की याद में बैठे रहोगे, यानी CIL की याद में बैठे रहोगे तो आगे के पेपर्स खराब कर दोगे। अच्छी अच्छी जो न्यू GFs आने वाली है वो नहीं देख पाओगे, और न्यू GF के लिए फिर रहोगे शिट यार एक्स के कारण बैठा रह गया, न्यू वाली भी हाथ से निकल गई। तो एक्स जो हुआ सो हुआ, आगे बढ़ो, दैट इज द थिंग विच यू हैव टू डू। अब वो आपके ऊपर है, आप कैसे लेते हो उन चीज़ों को। हालांकि बोलना आसान है, जो पढ़ाई करता है उसके लिए डिफिकल्ट है, बट स्टिल आप समझदार हो। ये क्वेश्चन नंबर 7 होगा। काइंडली रीड द स्टेटमेंट केयरफुली। साइड हो गई हूं, जल्दी रीड करो। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, कृपया करके ध्यान से पढ़कर आंसर कीजिए। आप मालिक है, सब जानते हैं मालिक। आप ये मालिक मालिक क्या है, चलो हुआ। ये ज्यादा लैग है क्या आज? वेरी गुड, किसने सही, अलग पांडे जी हैज आंसर्ड करेक्टली। चलो पढ़ते हैं। आपको स्टेटमेंट दिया है और उस स्टेटमेंट से रिलेटेड 4 कंक्लूजन है। जैसे कि आप बोलते हो ना मैं डिप्रेशन में हूं, नंबर 1 CIL का पेपर अच्छा नहीं गया, नंबर 2 फॉर्मूला याद नहीं आया, नंबर 3। तो उस एक स्टेटमेंट से क्या क्या कंक्लूजन निकल सकते हैं। वैसे ही यहां पर आपको एक स्टेटमेंट दिया है और उन स्टेटमेंट के बेसिस पर क्या कंक्लूजन निकाला जा सकता है। नंबर 1, पहले तो स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट बोल रहा है द वॉल्यूम ऑफ स्लज प्रोड्यूस इन अ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट डिपेंड्स अपॉन द इन्फ्लुएंट वेस्ट वाटर कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रीटमेंट प्रोसेस एफिशिएंसी एंड स्लज स्टेबलाइजेशन मेथड। ये बोल रहा है कि जो स्लज, अब तुम्हें स्लज का मतलब पता है ना, मेरे ख्याल से ही पता होगा। सीवेज और स्लज टेक्निकली दोनों ही मिक्सचर होते हैं वाटर और लिक्विड वेस्ट का। फर्क इतना है परसेंटेज ऑफ सॉलिड्स स्लज में ज्यादा होते हैं मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स एज कंपेयर टू दैट ऑफ सीवेज। आपको पता है सीवेज में लेस देन 0.1% सॉलिड्स होते हैं, स्लज में 2%, 3%, 4%। तो भाई 0.1% के कंपेरिजन में बहुत है, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो इसने बोला कि जो स्लज प्रोड्यूस हो रहा है वेस्ट वाटर प्लांट में या सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में, वो डिपेंड कर जाता है कि जो पानी आ रहा है गंदा पानी, उसकी क्वालिटी कैसी है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी है, जो ट्रीटमेंट का आप तरीका यूज करो, ट्रिकलिंग फिल्टर, प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक, जो जितने भी प्रोसेस है उसकी एफिशिएंसी कितनी है। और इस पे भी डिपेंड कर जाता है कि आप वो स्लज जो प्रोड्यूस हो रही है उसको कैसे हैंडल कर रहे हो, उसको कैसे स्टेबलाइज कर रहे हो, ठीक है। चलो इसने ये स्टेटमेंट दिया, ठीक। अब नेक्स्ट बात करूं, कंक्लूजन ये निकल रहा है हायर ऑर्गेनिक कंटेंट इन वेस्ट वाटर लीड्स टू इंक्रीज स्लज प्रोडक्शन। बिल्कुल सही बात है भाई, अगर एक ऐसा वेस्ट आ रहा है जिसमें ऑर्गेनिक कंटेंट ज्यादा हो तो आपकी जो स्लज बढ़ेगी, जो प्रोडक्शन होगा स्लज का वो ज्यादा होगा। बिल्कुल सही बात है। ऑर्गेनिक क्या होता है, अगर मैं नॉर्मल भाषा में सस्ता सुंदर टिकाऊ बोलूं, ऑर्गेनिक वो होता है जिसमें स्लज की मात्रा, आप बोल सकते हो कार्बन, बस स्लज निकल रहा है मेरे दिमाग से। ऑर्गेनिक वो होता है जिसमें प्रीडोमिनेंटली कार्बन प्रेजेंट रहता है, मैं एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रही हूं, तो वो होता है हमारा ऑर्गेनिक मैटर। अगर आपको और डिटेल में बताऊं तो CaHbOcNdSePf, अब ये सब मोल्स है, ABCDEF, उस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के जो वेरी कर सकते हैं। जरूरी नहीं सबके सब एलिमेंट्स होना चाहिए, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस हो सकता है, प्रीडोमिनेंटली कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए, उसको ऑर्गेनिक मैटर बोलते हैं, ठीक बराबर।
पहला स्टेटमेंट सही। प्राइमरी ट्रीटमेंट अलोन जनरेट्स मोर स्लज कंपेयर टू सेकेंडरी ट्रीटमेंट, ऐसे ये कुछ भी ये बोलने की कोशिश नहीं कर रहा है, तो सेकेंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट, स्लज डाइजेशन रिड्यूसेस द ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ स्लज बिफोर डाइजेशन, इसीलिए तो करते हैं क्योंकि भाई अगर आप स्लज डाइजेस्ट नहीं करोगे तो पहले तो उसमें भर भर के ऑर्गेनिक मैटर है, और तुमने अगर उस ऑर्गेनिक मैटर को बिना ट्रीट कर दिए फेंक दिया, त्राहिमाम त्राहिमाम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा मैम? जैसे हम हैं वैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। वो गाना में बोलती हूँ ना, जहां मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, तो जहां जहां ऑर्गेनिक मैटर जाएगा वहां वहां माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपने ऐसा स्लज जिसमें ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है उसे बिना ट्रीट किए डिस्पोज कर दिया तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाएंगे। तो आप बोलोगे आ जाएंगे, तो आ जाएंगे भाई। अगर आपने उसे लैंड में फेंक दिया वो लैंड की ऑक्सीजन यूज कर लेगा, अगर आपने उसे पानी में डाल दिया बिना ट्रीट किए वो डिजोल्व ऑक्सीजन पानी की यूज कर लेगा, एक्वेटिक लाइफ डेंजर में हो जाएगी, इसलिए ट्रीट करना अनिवार्य है। ठीक, तो थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट। फिर ये बोल रहा है द वॉल्यूम ऑफ स्लज रिमेन्स कांस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ द ट्रीटमेंट प्रोसेस। अच्छा, ऐसे कैसे कांस्टेंट है भाई? अगर स्लज आपका ट्रिकलिंग फिल्टर के बाद बन रही है, एक्टिवेटेड स्लज के बाद बन रही है, तो वो सेकेंडरी स्लज है। प्राइमरी स्लज होगी जो प्राइमरी सेडिमेंटेशन से में बनेगी, सेडिमेंटेशन टैंक में बनेगी, तो दोनों कैसे सेम हो जाएगी? तो ये गलत। तो ओनली 1 and 3 आर करेक्ट। देखो मैंने डिटेल में समझाया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 20 सेकेंड का क्वेश्चन है ये। जल्दी आंसर करो। करेक्ट करेक्ट। क्या बोल रहा है कि अगर प्राउड नंबर मुंह से निकला था, प्राउड नंबर ग्रेटर देन 1 है, तो ये क्या बताता है भाई? हमें पता है प्राउड नंबर 1 से ज्यादा तो सुपर क्रिटिकल, प्राउड नंबर 1 से कम तो सब क्रिटिकल, और प्राउड नंबर इक्वल टू 1 तो क्रिटिकल। अब ये बोल रहा है प्राउड नंबर 1 से ज्यादा है, तो ऑब्वियस ही बात है, पहली बात तो ये फ्लो सुपर क्रिटिकल है, तो सुपर क्रिटिकल ये क्रिटिकल काटो, यूनिफॉर्म काटो, सब क्रिटिकल काटो, तो वैसे ही हो गया। अब आपको प्राउड नंबर पता है, इट इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू विस्कस फोर्स। क्या होता है क्या ये? नहीं, इनर्शिया फोर्स टू विस्कस फोर्स होता है रेनॉल्ड्स नंबर। प्राउड नंबर क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू ग्रेविटी फोर्स। ओपन चैनल फ्लो में हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं, तो अगर प्राउड नंबर 1 से ज्यादा आ गया तो ऑब्वियस सी बात है, न्यूमरेटर में इनर्शिया, डिनोमिनेटर में ग्रेविटेशनल, ओवरऑल वैल्यू कब ज्यादा आएगी? जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज्यादा हो, मतलब इनर्शिया फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा होगा। ठीक है, सो दिस इज द वन। प्राउड नंबर पता है ना, इट इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स। रेनॉल्ड्स नंबर इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू विस्कस फोर्स। पढ़ा होगा, वही बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9। जल्दी बताओ। करेक्ट। गुड इवनिंग विवेक कुमार। आंसर, ये भी बेसिक क्वेश्चन है यार। करेक्ट, सही सबका। क्या बोल रहा है? कौन सी कैरेक्टरिस्टिक से ट्रीटेड सीवेज की, मतलब आपने जितनी लिमिट्स है उतने में ट्रीटमेंट करके रख दिया,
ठीक है, जो कि बेनिफिशियल होती है अगर आप फार्म फॉरेस्ट्री इरिगेशन करो। भाई जब फॉरेस्ट्री इरिगेशन, ऑटोमेटिकली कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। आप ट्रीटेड सीवेज में देखो, आपने सीवेज को ट्रीट कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि बीओडी जीरो तो सीओडी जीरो, सब कुछ जीरो जीरो नहीं होता। हम उस पानी को भले वो ट्रीट हो गया पर हम उसे फेंकेंगे ही, हम पिएंगे नहीं। तो कहने का मतलब है उसमें अभी भी ऑर्गेनिक मैटर है, उसमें अभी भी सब कुछ है, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है। तो ऑब्वियस सी बात है, आप क्या कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, इनको आप फार्म फॉरेस्ट्री के लिए यूज कर सकते हो। और क्या सबसे ज्यादा जरूरी है, उसमें न्यूट्रिएंट्स हो, क्योंकि भाई अगर उसमें न्यूट्रिएंट्स होंगे तो उपजाऊ जो है उपजाऊ हो जाएगी जमीन, और उसके साथ ही क्या हो जाएगा कि जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, आउटपुट बढ़ जाएगा, ईल्ड बढ़ जाएगी। करेक्ट। चलिए आंसर, अच्छा, अर्थवॉर्म। सिर्फ अर्थवॉर्म ही फ्रेंड्स होता, बाकी कुछ नहीं होता क्या? आंसर, तुम लोग यार कम लोग आते, इतनी मेहनत करके क्लास लो, खड़े रहो, और इतने कम लोग आते हैं। बताओ जरा क्या करा जाए, क्या किया जाए? करेक्ट, अलक पांडे जी। रिड्यूस्ड वेरिएंट वर्सेस फ्लड मैग्नीट्यूड, ये कब से आ गया? क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? गंबेल्स डिस्ट्रीब्यूशन इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली बाय प्लॉटिंग अ ग्राफ ऑफ। सबसे पहली बात है, गंबेल्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड क्या होता है? ये एक स्टैटिस्टिकली प्रोबेबिलिटी मेथड होता है कि थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी मेथड होता है, ये पता होना चाहिए भाई। तो ये होता है, सबसे पहली बात है कि ये एक थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी मेथड होता है, पहली बात है। अगर आपके पास कम डेटा अवेलेबल है और वो आपसे बात कर रहा है डेटा की फॉर अ लार्ज रिटर्न पीरियड, 500 साल बाद, 1000 साल बाद, ठीक है, तो उस केस में उसमें क्या हो जाता है, 500 साल बाद, 1000 साल बाद रिटर्न पीरियड में पूछ रहा है, पहली बात। ठीक है, तो आप क्या करते हो, थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी मेथड, गंबल्स मेथड यूज करते हो। अब आपने पढ़ तो रखा होगा, एक्स आपका जो होता है एक्स टी एक्स बार प्लस के टी सिग्मा, कुछ लोग सिग्मा एन लेते हैं, कुछ लोग सिग्मा एन माइनस वन ले लेते हैं, डिनोशन का फर्क है और कुछ नहीं। तो भाई ये तो डिस्चार्ज और रिटर्न पीरियड के बीच में हुआ ना, रिड्यूस्ड वेरिएंट और फ्लड मैग्नीट्यूड के बीच में कैसे होगा? ऑब्वियस ही बात है ना, इसमें तो हम डिस्चार्ज कितना आ रहा है और कितना रिटर्न पीरियड है उसकी बात करेंगे ना इसमें तो हम। बताओ अलग पांडे जी। ठीक है, तो ये हो गया आपका। कुछ लोग के लिखते हैं, कुछ लोग केटी लिखते हैं, डिनोशन से मतलब नहीं है, आपको पता होना चाहिए उसका मीनिंग क्या है। अब वैसे देखो तो केटी क्या हो जाएगा, वाई टी माइनस वाई एन बार ऑन एस एन। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। करेक्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 11। मॉर्निंग में रख लूं क्लास, कितने बजे रखूं क्लास बताओ? जब सब आएंगे आप सबसे चर्चा कर लीजिए अलग पांडे जी, और बताइए, हम लोग उस टाइम पे क्लास रख लेंगे। जल्दी बताओ। आंसर दिस क्विकली। सिंपल क्वेश्चन है यार। करेक्ट, करेक्ट टोनी शार्क। क्या बोल रहा है आपको, कौन सा रिकमेंडेड स्पेसिंग है स्ट्रीट लाइट्स के लिए, जो कि हाईवे में अगर आप स्ट्रीट लाइट्स लगा रहे हो तो कम से कम या कितनी स्पेसिंग रखनी चाहिए? तो एज सच कोई ऐसी फिक्स्ड डेजिग्नेटेड स्पेसिंग नहीं है, वो डिपेंड कर जाता है किसके ऊपर, कि रोड की विड्थ कितनी है और वहां पर कितनी लाइटिंग की इल्यूमिनेशन की जरूरत है। ठीक है, तो ये तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन था। करेक्ट। चलो अब 12th क्वेश्चन, ध्यान से आंसर करना इसको। ट्वेल्व टू थ्री, पता चला खा पी के मुंह फाड़ रहे हो।
जल्दी बता दो। करेक्ट, जीवीएफ। अब यहाँ तो इसने फुल फॉर्म लिख दिया, एक्सपेक्ट मत करना फुल फॉर्म लिखे, अगर वो शॉर्ट भी लिख दे जीवीएफ, सो दैट इज व्हाट इज ग्रेजुअली वेरिड फ्लो। कौन सा फैक्टर है जो डिटरमाइन करता है कि सरफेस प्रोफाइल कैसे क्लासिफाई करोगे, किस बेसिस पर होगे? तो भाई नॉर्मल डेप्थ और क्रिटिकल डेप्थ पर। नॉर्मल डेप्थ क्रिटिकल डेप्थ से ज्यादा माइल्ड स्लोप, उल्टा कर दो, क्रिटिकल डेप्थ नॉर्मल डेप्थ से ज्यादा स्टीप स्लोप, दोनों इक्वल क्रिटिकल स्लोप। ठीक है, तो इसी बेसिस पर आप क्लासिफाई कर देते हो, फिर एडवर्स स्लोप हो जाता है आपका, हॉरिजॉन्टल स्लोप हो जाता है, तो रिलेटिव पोजीशन ऑफ नॉर्मल डेप्थ एंड क्रिटिकल डेप्थ। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 30। एट ग्रेड इंटरसेक्शन कौन सा नहीं है इनमें से? विच ऑफ दिस इज नॉट अ एट ग्रेड इंटरसेक्शन? एट ग्रेड नहीं है, बताओ। तो सिंपल है, करेक्ट। एट ग्रेड नहीं है तो क्या है ये? ग्रेड सेपरेटेड है, करेक्ट। सो सिर्फ क्लोअर लीवी है जो कि एट ग्रेड सेपरेशन नहीं है, एट ग्रेड इंटरसेक्शन नहीं है बेसिकली। करेक्ट, करेक्ट एवरीवन। ये तो बहुत सिंपल था यार, इस क्वेश्चन में ज्यादा नहीं। चलो, अब ये तो क्वेश्चन ऐसा है कि मैं तुम्हें नींद से भी जगाऊं ना तो भी तुमको बन जाना चाहिए। दिस इज दैट क्वेश्चन, नींद से जगाऊं, यू शुड बी एबल टू आंसर दिस। बताओ। क्विक। ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन था, ग्रेड सेपरेटेड इंटरचेंज बोल सकते हो, क्लोवर लीव। मैंने उस टाइम एड ग्रेड बोल दिया था क्या? ग्रेड सेपरेटेड था, अगर मेरे मुंह से स्लिप हो गया तो। करेक्ट। गवर्निंग इक्वेशन इनपुट माइनस आउटपुट या इनफ्लो माइनस आउटफ्लो इज इक्वल टू चेंज इन स्टोरेज। दिस वैल्यू कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर इनफ्लो ज्यादा है आउटफ्लो से, स्टोरेज पॉजिटिव होगा, अगर इनफ्लो कम है आउटफ्लो से, स्टोरेज नेगेटिव होगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट वाइज कभी कभी भूले भटके पूछ लेता है, इसलिए पता रहना चाहिए। चलो आंसर क्वेश्चन 15। क्विक गाइस, क्विक क्विक क्विक। भाई सीआईएल के डिप्रेशन से बाहर निकलो, क्वेश्चंस पे फोकस करो। आंसर टेक्निकली अगर मैं सच्चाई बोलूं ना तो इसमें सभी ऑप्शंस में से कोई भी है नहीं है जो एकदम ही ज्यादा सही है। मैं आपको बताती हूँ क्यों। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड फॉर द रिमूवल ऑफ आयरन एंड मैग्नीज फ्रॉम ड्रिंकिंग वाटर? आयरन और मैग्नीज एक सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट होना चाहिए, उनसे ज्यादा है तो उनको रिमूव करना है। मतलब आपका आयरन Fe और मैग्नीज Mn। जनरली आप एरिएशन करते हो, एरिएशन में आप क्या करते हो? पानी को इंटीमेट कांटेक्ट में लेकर आते हो ऑक्सीजन के। ठीक है, तो आयरन का प्रेसिपिटेट बन जाता है, ये फेरिक हाइड्रोक्साइड बन जाता है आखिरी में, एंड सिमिलर गोज फॉर मैग्नीज। ठीक है, प्रॉब्लम ये है कि ये बनने के बाद टेक्निकली देखा जाए तो मैक्सिमम जगह पर आज तक जो क्वेश्चंस आए हैं उसमें ऑप्शन होता है एरिएशन फॉलोड बाय सेडिमेंटेशन। अगर ऑप्शन में, आपके ऑप्शंस में ये वाला ऑप्शन नहीं दिया होता कि एरिएशन फॉलोड बाय सेडिमेंटेशन, और सिर्फ एरिएशन और सिर्फ सेडिमेंटेशन ऑप्शन में दिया रहता है, तो आप एरिएशन को मार्क करते हो, क्योंकि प्रेसिपिटेट होने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पानी ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आए। ठीक है, बट अगर क्वेश्चन में दिया एरिएशन फॉलोड बाय सेडिमेंटेशन तो वो ज्यादा आपका एप्रोप्रिएट आंसर है। बट यहां पे वो ऑप्शन ना देकर उसने दे दिया एरिएशन फॉलोड बाय फिल्ट्रेशन, तो हमको सब में बेस्ट यही है, तो हमें यही मार्क करना पड़ जाएगा। ठीक है, चलो
क्लोरीन फ्लोरीन ऐड करने से या कोगुलेशन और फ्लोक्यूलेशन करने से ये रिमूव नहीं होंगे। आपको इस पानी को, जिसमें चाहे गैसेस प्रेजेंट हो, गैसेस कैसी मैम, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट हो, हाइड्रोजन सल्फाइड प्रेजेंट हो, या मिनरल्स लाइक आयरन मैग्नीज प्रेजेंट हो, आप इसे पानी के कांटेक्ट में लाओ तभी ये प्रेसिपिटेट होंगे। या अगर आप हाइड्रोजन सल्फाइड लाओ तो वो सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड लाओ तो कार्बोनिक एसिड बनेगा। कौन से प्रोसेस में? एरिएशन प्रोसेस। ठीक है, तो मैंने बता दिया भाई, अगर कोई और ऑप्शंस भी आ जाए तो आपको बनना चाहिए। आंसर फास्ट, जल्दी आंसर करो। कोई गाइस, कहाँ चले जा रहे हो तुम लोग? दूसरी क्लास स्टार्ट हो गई क्या? चलो बता दूंगी विवेक, प्रैक्टिस के लिए बुक बना दूंगी, कनेक्ट मी ऑन टेलीग्राम। करेक्ट। आपसे बोल रहा है टैग कोड का क्या फंक्शन होता है फ्लेक्सिबल पेमेंट में, तो आप जनरली क्या करते हो? थिन बिटुमिनस मटेरियल लगा देते हो। तो ये क्या करता है? पुराने और नए एसफल्ट लेयर के बीच में क्या करता है? बॉन्ड क्रिएट करता है, तो बॉन्ड को इंप्रूव करता है बेसिकली। ठीक है, तो न्यू और पुराने एसफल्ट लेयर्स के बीच में क्या करता है? बॉन्ड इंप्रूव करता है। कौन करता है? टैग कोड करता है। आप थिन बिटुमिनस लेयर क्या करते हो? स्प्रे कर देते हो। ठीक है, चलो ओके, अब आ गया है। चलो, ये तो बेसिक है, बेसिक। 3 लाइव एक साथ, टैलेंट है भाई, टैलेंट है। बता भी दो कौन कौन से, मैं भी तो जान लूं कौन कौन से 3 लाइव में हो एक साथ। फिर ऐसा हो जाएगा ना कि पब्लिसिटी हो जाएगी। मैं बता, लास्ट में बता दूंगी विवेक, आई टेल यू इन द एंड। चलो, ये कौन से नंबर का क्वेश्चन था? क्वेश्चन 17। जल्दी आंसर करो। एक टाइम पे 3 लाइव कैसे देख सकते हैं 3 फोन के साथ? चलो, करेक्ट। सबसे पहले सबसे तेज सोमो, करेक्ट। नहीं, ए वाले गलत है, ये ऑलरेडी मैच है। एक्यूट एंगल क्रॉसिंग नाम में ही समझ में आ रहा है, एंगल लेस देन 90 डिग्री। ऑब्ट्यूज एंगल क्रॉसिंग, ऑब्ट्यूज एंगल में क्या होता है? एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री। डायमंड क्रॉसिंग में दोनों जो आपके ट्रैक्स है वो क्रॉस करते हैं एक पर्टिकुलर एंगल पर। ठीक है, सिजर्स क्रॉसिंग, ये क्रॉसिंग अलाउ करता है पैरेलल ट्रैक्स में। ठीक है, तो ये ऑलरेडी पूरे मैच ही थे। सी, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 18। चलो भाई, ये तो आपका जीके का क्वेश्चन हो गया। अच्छा, ओ माय गॉड, इंस्टाग्राम की लाइन मार रहे हो अलग पांडे जी। बाद में नहीं बताऊंगी, क्लास के एंड में ही बताऊंगी बोला मैंने। चलो जल्दी बताओ। गोल्डन क्वाड्रिलैटरल जीक्यू इंडिया का लार्जेस्ट नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट है ये। कल को स्टेटमेंट वाइज में पूछ ले तो ये भी पता होना चाहिए। करेक्ट, दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता, करेक्ट। लार्जेस्ट नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया। चलो भाई, आ गया फिर से। अब इसको थोड़ा सोच समझ के आंसर करना। क्वेश्चन नंबर 19। किसके लिए कौन सा पॉइंट है? सोच समझ के आंसर करना इसको।
हम्म, कल देख लेना, कल भी पढ़ाऊंगी अलग पांडे। मैं फ्रीलांसर हूँ बेटा, मैं परमानेंट नहीं हूँ, आप समझो इस बात को, ठीक है। चलो, आ गया आंसर, बहुत बढ़िया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है? अब देखो, आपको एक साइड दे रखा है एलिमेंट और उसका क्या फंक्शन है। अब इस क्वेश्चन में भी वो मैच हो गए, वो अलग बात है, बाकी जो है जरूरी नहीं है कि वो मैच हो, कहने का मतलब है उसी के बाजू में उसी का ऑप्शन हो, बट यहाँ पे दो क्वेश्चन ऐसा हो गया। अब बोल रहा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है? जहां दो टेंजेंट्स मीट करते हैं उसी को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं, करेक्ट, ये मैच हो गया। ट्रांजिशन कर्व क्या होता है? स्ट्रेट और सर्कुलर कर्व, हम चाहते हैं कि राइडिंग डिस्कंफर्ट ना हो, स्मूथली चेंज हो, ग्रेजुअल चेंज हो, तो आप क्या करते हो? ट्रांजिशन कर्व प्रोवाइड करते हो। थर्ड, सुपर एलिवेशन। सुपर एलिवेशन प्रोवाइड क्यों की जाती है? ये लेटरल फ्रिक्शन का कंपोनेंट और ओवरटर्निंग इफेक्ट्स को रिड्यूस करता है, वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। और लास्ट क्या बोला गया? रेडियस ऑफ कर्व, ये बताता है कि कितनी शार्पनेस है आपके कर्व की। कौन से कर्व की? हॉरिजॉन्टल कर्व की, ध्यान रखना ये चीज, ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट द हॉरिजॉन्टल कर्व। तो ये सब ऑलरेडी मैच ही है अपने आप में, हमें करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 20। क्लियर हुआ अलग पांडे? देखो, तुम कुछ भी बोलो, कोई भी कमेंट करो, ध्यान रखना जो तुम्हारे सामने पढ़ा रहा है ना, वो भी सिविल इंजीनियर है और तुमसे ज्यादा पुराना, ठीक है। करेक्ट, गुड। आपसे बोल रहा है इफेक्टिवनेस ऑफ द कोगुलेशन प्रोसेस इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इज डिटरमाइंड बाय। पहली बात है, कोगुलेशन करते क्यों? कोगुलेशन प्रोसेस किया जाता है क्योंकि पानी में जो है वेरी फाइन सस्पेंडेड सॉलिड्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो आप एक कोगुलेंट डालते हो, एक ऐसा केमिकल डालते हो जो कि क्या करता है, ये पार्टिकल सेटल क्यों नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि ये पार्टिकल स्टेबल थे। अगर आप चाहते हो कि ये पार्टिकल्स जो है क्या कर जाए, सेटल डाउन कर दे, आप इनको डिस्टेबलाइज कर दो। और डिस्टेबलाइजेशन का काम कौन करेगा? ये कोगुलेंट करेगा, ये केमिकल करेगा, ये पार्टिकल्स का डिस्टेबलाइजेशन करेगा, ठीक है। इसने पार्टिकल्स का डिस्टेबलाइजेशन कर दिया और फिर वो पार्टिकल्स फ्लोक्यूलेशन में जाके इकट्ठा होकर बड़े साइज के बन जाएंगे और सेडिमेंटेशन टैंक में रिमूव हो जाएंगे। अब आपसे पूछ रहा है जो इफेक्टिवनेस है वो किससे डिटरमाइन की जाती है कि कोगुलेंट ने अच्छा काम किया? तो भाई कौन सा कोगुलेंट डाल रहे हो और कितने अमाउंट में डाल रहे हो, दोनों पे डिपेंड कर जाता है। सो टाइप एंड डोज ऑफ कोगुलेंट, जनरली हम जो कोगुलेंट यूज करते हैं पीने के पानी के लिए वो है फिल्टर एलम, ठीक है। अगर हम वही बात करें किसके केस में, अगर हम सीवेज की बात करें, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, तो पीने के पानी के लिए आप यूज करते हो कोगुलेंट एलम, या जिसको फिल्टर एलम बोलते हो, Al2SO4 thrice.18H2O। और जो सीवेज वाला पानी है उसके लिए आप कॉपरस यूज कर लेते हो, ठीक है। तो वहां पर आप वो यूज करते हो, ठीक। तो ये पता होना चाहिए। और डोज आप कैसे निकालते हो? जार टेस्ट होता है, वो भी पहले के जेई क्वेश्चन में भर भर के कई बार पूछा जा चुका है। अगर आपको डोज ऑफ एलम या डोज ऑफ कोगुलेंट निकालना होता है तो आप जार टेस्ट की मदद से निकाल लेते हो, ठीक है। तो ये सब चीजें पूछी जा सकती है। चलो, 21। अरे अलग पांडे जी, क्यों हमें बुरा लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। कल जिस प्लेटफॉर्म का नाम दिया ना, कल वहीं पे देखोगे 9 बजे। अच्छा, मेरी क्लास का क्वेश्चन आया था, रनवे आर्म देखा? मेरी क्लास में आओ, ये स्क्रीनशॉट को चलाया जाए कि क्वेश्चन आया था एयरपोर्ट रनवे का मेरी क्लास का, देख लो सब लोग। तुम लोग मेरी क्लास में आओगे तो तुम्हारा एग्जाम निकलेगा, जल्दी करो। सी भी आ गया, डी भी आ गया, सी ऑप्शन करेक्ट है। क्या बोल रहा है? कहाँ आपका एग्जिट टैक्सी वे जो है आपका लोकेट होना चाहिए, आइडियली लोकेट होना चाहिए रनवे में। तो भाई हम क्या चाहते हैं? देखो, मेरे को दो ही आंसर मिले, बाकी लोग देखो,
ये वैसे तो डिपेंड कर जाता है एयरक्राफ्ट की लैंडिंग परफॉर्मेंस के बेसिस पर, ठीक है, एग्जिट टैक्सीवे, बट उसने आइडियल कंडीशन बोली है, तो हम तो चाहेंगे कि ये जितना कम हो उतना ही अच्छा है, ठीक है, ताकि जो है डीएक्सेलरेट करके स्टॉप हो जाए। तो हम चाहेंगे कि ऐसी लोकेशन पे हो जहां पर मिनिमाइज हो जाए आपका एयरक्राफ्ट स्टॉपिंग डिस्टेंस या डीएक्सेलरेशन हो जाए, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, तो भाई सी ऑप्शन होगा, डी नहीं होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 22। यार 30 क्वेश्चन तो कर लेंगे ना आज। जो तुम लोग इतने कम बच्चे आ रहे हो, मेरा मन नहीं कर रहा, मन नहीं कर रहा है ना, मतलब भला ज्यादा लोगों का नहीं हो पा रहा है ना, वो भी फ्री में। जी मैम CIL में आया था मालिक, कल आया था तो अलग पांडे, आपने क्यों नहीं बताया? विवेक कुमार बता रहे हैं तो मुझे पता चल रहा है, बताओ। अब मैं तो देने गई नहीं थी ना, मैं आपकी कॉम्पिटिटर थोड़ी ना हूं। चलो जल्दी आंसर करो। अब ये क्वेश्चन बड़ा लग रहा है, बाकी कुछ बड़ा है नहीं, बस एक ही चीज है जो नहीं बनेगी आपको, जिसके कारण आपसे नहीं बनेगा। मैं आपको बता देती हूँ, शायद आपको एक चीज नहीं पता होगा। 1 मेगावाट आवर जो है, नहीं पहले तुम लोग कर लो फिर मैं बता दूंगी, तो रुको जल्दी, पहले तुम लोग कर लो। बनेगा 3600 मेगा जूल होता है, बस ये चीज बननी चाहिए थी। अगर ये बन जाती तो क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि आंसर आपका आएगा मेगा जूल में, आपको चाहिए मेगावाट आवर में। बस यही एक चीज है जो इस क्वेश्चन में आपको नहीं बन सकती, बाकी मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा है जो आपसे नहीं बन सकता। सी आ गया, चलो चेक कर लेते हैं क्या बोल रहा है। एक वेस्ट एनर्जी प्लांट है, 500 मेट्रिक टन। एक टन में कितने केजीज होते हैं? देखो यार ध्यान रखना, क्विंटल में 100 केजी होते हैं, टन में 1000 केजी होते हैं, ठीक है। तो 10⁻³ केजी ऑफ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट पर डे। अगर कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो आपको दे रखी है 10 मेगा जूल पर केजी, और बोल रहा है कि कितना प्लांट में आपका जो रिकवरी हो रही है एनर्जी की वो 30% हो रही है। तो भाई इतने केजी में, 1 केजी में 10 मेगा जूल की रिकवरी हो रही है, तो इतने केजी में कितना, मल्टीप्लाई कर दो, 10 मेगा जूल पर केजी, ठीक है। और इसका कितना परसेंट एनर्जी रिकवरी हो रही है? 30%। तो 30% मतलब 0.30, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करो। यार मैं 30% को ना 30/100 लिख देती हूँ। मेरी तो इतनी बुरी बुरी आदत हो गई है ना कैलकुलेटर की, कि अब तो मुझे ऐसा लगता है मैं सिंपल कैलकुलेशन भी बिना कैलकुलेटर के नहीं कर पाऊंगी। कितना आया? 1.5 इंटू 10⁻6 मेगा जूल। ये पर डे में ही चल रहा था, ऑब्वियस सी बात थी। हाँ, मेगा जूल पर डे। अब आपको क्या पूछा उसने? मेगा जूल पर डे में तो पूछा ही नहीं, उसने मेगावाट आवर में पूछा है। तो अगर मैं उल्टा कर दूं, 3600 मेगा जूल जो है ऐसे लिख दिया मैंने, कल को फिर बाद में टेलीग्राम में आके पूछोगे, इसलिए बता देती हूँ। 36 मेगा जूल में 1 मेगावाट आवर होता है, 1 मेगावाट आवर्स के इक्वल होता है। तो 1.5 इंटू 10⁻6 मेगा जूल कितने मेगावाट आवर होगा? डिवाइड कर लेना, तो डिवाइड बाय 36। ये कितना आ रहा है आपका? ये कितना आ रहा है? यार तुम्हारा आंसर और मेरा आंसर मैच नहीं कर रहा। हाँ, 416.6 आ रहा है, तो 67 कर दो, ठीक है। करेक्ट। मैं इसको 1 मिनट देखूं, मुझे, हाँ करेक्ट। मेरा 416.666666 आ रहा था, तो 67 ले लिया गया उसको, ठीक है। चलो 22 हो गया, 23।
आंसर जल्दी जल्दी करो, और क्वेश्चंस नहीं करने क्या? मन भर गया क्वेश्चन से? करेक्ट, वेरी गुड। सिंथेटिक यूनिट हाइड्रोग्राफ इज डिराइव्ड फॉर, सबसे पहले तो ये भी पूछ लिया जाता है कि पहले तो सिंथेटिक यूनिट हाइड्रोग्राफ का एक स्पेशल टाइप है। यूनिट हाइड्रोग्राफ वो हाइड्रोग्राफ होता है, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ का स्पेशल टाइप होता है, जिसमें रेनफॉल एक्सेस की वैल्यू 1 सेंटीमीटर होती है। सिंथेटिक यूनिट हाइड्रोग्राफ, जिसको आप स्नाइडर मेथड भी बोलते हो, ये उन जगहों के लिए यूज किया जाता है जो आपका रिमोट एरिया है, जहां पर आपको हाइड्रोग्राफ का डेटा दैट इज डिस्चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं मिलता है कि आप हाइड्रोग्राफ प्लॉट कर सको। वहां स्नाइडर जी ने आपको सेट ऑफ इंपेरिकल इक्वेशंस दिए थे। ठीक है, अब ये आपसे पूछ रहा है ये किसके बेसिस पे डिराइव किया जाता है? तो टेक्निकली ये डिराइव किया जाता है बेसिन की। इसने ये नहीं पूछा कि वो क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना। ये नहीं पूछा कि सिंथेटिक यूनिट हाइड्रोग्राफ में सेट ऑफ इंपेरिकल इक्वेशंस है, इसने पूछा कि इसको डिराइव कहां से किया जा सकता है। तो इसको डिराइव कहां से किया जाता है? बेसिन की कैरेक्टरिस्टिक से। ठीक है, बेसिन मतलब क्या? आपका कैचमेंट, उसी को बेसिन बोलते हैं। कैचमेंट क्या होता है? वो एरिया ऑफ लैंड जहां से पानी नियर बाय रिवर्स या सीज में जाता है, उसको क्या बोलते हो आप? कैचमेंट बोलते हो। ठीक है, ठीक है, चलो 24th। आंसर, ये कभी भूले भटके डिजाइन पीरियड वाला भी क्वेश्चन पूछ देता है। आया? करेक्ट। क्या बोल रहा है? डिजाइन पीरियड बताना है, कितने समय के लिए आप डिजाइन करोगे, किसको? पाइप के कनेक्शंस को टू द सेवरल ट्रीटमेंट यूनिट्स इन अ वाटर सप्लाई स्कीम। आपको पता है सोर्स को 50 साल के लिए करते हो, ठीक है, फिर ट्रीटमेंट यूनिट्स को 15 साल के लिए करते हो, तो वैसे ही डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को कितने साल के लिए करते हो? तो वैसे ही इसने किसके लिए पूछ दिया है? पाइप के लिए। पाइप को कितने साल के लिए करते हो? 30 सालों के लिए करते हो। करेक्ट, सो 30 साल के लिए। सोर्स को 50 सालों के लिए, ट्रीटमेंट यूनिट्स वगैरह को 15 सालों के लिए। ठीक है, चलिए लिखिए देते हैं। सोर्स, ओके, 25। अलग पांडे, पॉलिटिक्स भी मिला दो, टीचर्स को भी मिला दो, छोड़ना मत कोई डोमेन, है ना? दिस इज हेल्प फॉर एसएससी, दिस इज हेल्प फॉर एसएससी जेई फॉर योर, अभी जो उत्तर प्रदेश वाला आने वाला है, बहुत सारे एग्जाम, सबके लिए हेल्पफुल है ये। करेक्ट। क्या बोला है? कलर ऑफ वाटर इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग, कलर आप कैसे डिटरमाइन करते हो? टिंटोमीटर। एक्सक्यूज मी। टर्बिडिटी मीटर से क्या डिटरमाइन करते हो? टर्बिडिटी करते हो। नेफेलोमीटर से भी आप टर्बिडिटी डिटरमाइन करते हो। इंक्यूबेटर्स आप बीओडी वगैरह के लिए यूज करते हो। ठीक है, अब दूसरा एक और चीज बता दूं कि अगर टेस्ट एंड ओडर पूछ दे तो उसके लिए ऑस्मोस्कोप यूज होता है। ठीक है, तो वो बचा था, जब टिंटोमीटर आ गया तो वो भी आ सकता है, तो ऑस्मोस्कोप। ठीक है, 26 आंसर। बताया तो 15 साल।
जल्दी बताओ। करेक्ट। पल्वराइजिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट रिफ्यूज, रिफ्यूज MSW, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट में आता है आपका ये रिफ्यूज पार्ट। ये किससे किया जाता है? रास्पिंग मशीन्स यूज करके। ठीक है, देखो पल्वराइजेशन की बात करूं, आपका श्रेडिंग और पल्वराइजेशन ये टेक्निकली कोई डिस्पोजल मेथड नहीं है, ये बड़े चीजों को छोटे पार्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। कटिंग एंड टीयरिंग एक्शन हो सकता है या क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग एक्शन हो सकता है। ठीक है, टाइट्रेंट इज यूज्ड इन कलर। अच्छा, आया था ये क्वेश्चन, तुम लोग को आया था क्वेश्चन 27। जल्दी बताओ, जल्दी 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 यार, ये अच्छे अच्छे क्वेश्चंस डील कर रही हूँ, फिर तुम लोग को ना वैसे क्वेश्चन दे दो जो लॉलीपॉप क्वेश्चंस की खुश हो जाओ तो फिर कैसे चलेगा यार, थोड़ा तो करना पड़ेगा। चलो आंसर फास्ट। पक्का, ऑलमोस्ट पक्का है। अभी यहाँ पे जहाँ से क्लास ले रही हूँ सिस्टम घर पे, यहाँ पे इन्वर्टर नहीं है, तो अगर इन केस वर्स्ट पॉसिबल केस अगर लाइट गोल हो गई तो अलग बात है, फिर नहीं ले पाऊंगी, अदरवाइज ले लूंगी। वन शॉट कब आएगा? आप बोलो कब चाहिए। चलो जल्दी बताओ इसका आंसर। करेक्ट, करेक्ट करेक्ट, आ गया 27 का आंसर, करेक्ट। आपसे बोल रहे हैं फ्लड डिस्चार्ज कौन सा अडॉप्ट किया जाएगा फॉर डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर, जब आपने इकोनॉमिकल और हाइड्रोलॉजिकल फैक्टर सब कंसिडर कर लिए। देखो आपके जो फैक्टर्स होते हैं, हाइड्रोलॉजिकल फैक्टर्स हो या मीटरोलॉजिकल फैक्टर्स हो, ठीक है, वो स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट फ्लड भी हो सकता है, स्पिलवे डिजाइन फ्लड भी हो सकता है, प्रोबेबल मैक्सिमम फ्लड भी हो सकता है। हम डिजाइन फ्लड में इनमें से कुछ भी हो सकता है। हम जनरली वो फ्लड को कंसिडर करते हैं जिसमें बेनिफिट टू कॉस्ट रेशियो मैक्सिमम निकल के आए। तो डिजाइन फ्लड कैन बी स्पिलवे डिजाइन फ्लड, स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट फ्लड, प्रोबेबल मैक्सिमम फ्लड। इट विल डिपेंड व्हेन बेनिफिट टू कॉस्ट रेशियो कम्स आउट टू बी मैक्सिमम। ठीक है, चलिए, तो वो डिजाइन फ्लड हो गया। चलो ये हुआ 28। ऑब्वियस सी बात है, जैसे घर में पोछा, RSF में हम कौन से वाटर को यूज करते हैं? सिंपल सी बात है, जैसे घर में पोछा करने के लिए साफ पानी से पोछा करोगे ना, गंदे पानी से नहीं। हाँ, अब वो अलग बात है कि आपकी मेट एक ही बाल्टी के साफ पानी से गंदा होते तक पूरे घर को साफ कर दे रही है, तो वो अलग बात है। बाकी सफाई तो साफ पानी से ही की जाती है जितना मुझे पता है। ठीक है, चलो क्या बोल रहे हो? डी ऑप्शन। आपसे पूछ रहा है कौन सा आप लैंडफिल सीलेंट यूज करते हो फॉर कंट्रोल ऑफ गैस एंड लीचेड मूवमेंट। जनरली जब आप सैनिटरी लैंडफिलिंग वगैरह मेथड्स करते हो तो यहाँ पे डिकम्पोजिशन तो एरोबिक एनारोबिक सब चल रहा होता है, मेजरली एनारोबिक होता है। अब जब डिकम्पोजिशन वगैरह होता है, लिक्विड्स जो है वो होते हैं जो कि आपके लीचेड्स होते हैं, और ये बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होते हैं क्योंकि ये कार्सिनोजेनिक नेचर के होते हैं, कैंसर कॉसिंग। तो धोखे से भी धोखे में, अब वो तो लिक्विड है भाई, इंटरकनेक्टिंग वॉइड्स में से चला जाएगा सॉइल के या मीडियम पार्टिकल्स के। अगर वो इवेंचुअली जाकर नीचे ग्राउंड वाटर को मिल जाता है और कहीं दूर जाकर वो ऐसा ही उसी ही ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट कर रहा है जिसमें लीचेड्स प्रेजेंट है, सो दैट इज वेरी वेरी हार्मफुल फॉर योर बॉडी, फॉर योर हेल्थ, फॉर योर सर्वाइवल। तो हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते। तो इन चाहे गैसेस हो चाहे लीचेड्स की मूवमेंट है, इन्हें कंट्रोल करने के लिए आप एक मेम्ब्रेन सा भी लगा देते हो। तो यहाँ पर आपको बेंटोनाइट्स और एलाइट्स बोल दिया, ठीक है, इसको लगा देते हो। जैसे कि आप जियो टेक्सटाइल की मेम्ब्रेन्स, ऐसे बहुत सारी चीजें लगा देते हो ताकि जो भी आपका लीचेड्स है वो कलेक्ट हो जाए। वो उस मेम्ब्रेन से, मेम्ब्रेन भी लगा दिया और कलेक्शन भी लगा दिया ताकि वो ग्राउंड वाटर को पल्यूट ना कर सके। ठीक है, चलो 29।
लिम्नोलॉजी, अच्छा इसका डी का बता रहे थे। लिम्नोलॉजी तो यहाँ पे स्टडी ऑफ लेक्स होता है। हाइड्रोलॉजी स्टडी ऑफ साइंस ऑफ वाटर होता है। हाइड्रोलॉजी तो जनरल है ना बेटा, क्वेश्चन में पढ़ो। स्टडी ऑफ सरफेस वाटर स्ट्रीम्स की बात कर रहा है, सरफेस वाटर स्ट्रीम्स। हाइड्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ साइंस ऑफ वाटर, जो कि डील करता है ऑकरेंस, सर्कुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन वाटर का अर्थ सरफेस और उसके एटमॉस्फेयर में। ठीक है, लिम्नोलॉजी स्टडी ऑफ लेक्स। क्या इसका आंसर पोटेमोलॉजी होना चाहिए क्या? चेक कर लो, क्या इसका आंसर ये होना चाहिए? जस्ट चेक इट वंस। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 30, बढ़िया क्वेश्चन है। आंसर क्विक। करेक्ट आंसर क्विकली। करेक्ट करेक्ट। आपसे बोल रहे स्टेटमेंट्स आपको दे रखे हैं कंटूर कैनाल के। आपके पास 3 टाइप के कैनाल्स होते हैं जनरली, रिच कैनाल, कंटूर कैनाल, साइड स्लोप कैनाल। ठीक है, अब कंटूर कैनाल के बारे में बोल रहा है। कंटूर कैनाल जो है वो सेम कंटूर लाइन के अलोंग फॉलो नहीं करता, बिल्कुल सही बात है। ये इरिगेट करता बोथ साइड, ये गलत बात है। ये रिच कैनाल में होता है कि वो दोनों साइड इरिगेट कर देता है, कंटूर कैनाल में नहीं। इट इरिगेट्स द एरिया ओनली वन साइड, बिल्कुल सही बात है। द अदर साइड जो है वो हायर एलिवेशन पर। करेक्ट। It is aligned normal to contours? No. So first and third, B will be the correct answer. ठीक है, तो ये हमने कर लिए 30 क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेटली 1 आवर में। तो नाउ आई एम द वन। ठीक है, ओके नीतीश सर क्लास नहीं लेंगे, एक मिनट। एक सेकेंड रुकना। अच्छा बुक्स बता दो। बुक्स एक मिनट, एक सेकेंड रुकना, बस होल्ड करना। ठीक है, बुक्स बता दूँ। बुक्स तो यार एक मुझे ठीक लगती है, एक मुझे जो सही लगती है वो है कि क्वेश्चंस के बैंक की बात कर रही हूँ मैं, सॉल्यूशन की बात नहीं कर रही हूँ। 2-3 बुक्स है जो आप प्रेफर कर सकते हो, बट किसके प्रैक्टिस के लिए चाहिए, कौन से एग्जाम के लिए? ठीक है, ये भी तो बता दो कौन से एग्जाम के प्रैक्टिस के लिए चाहिए, कौन से एग्जाम की प्रैक्टिस के लिए चाहिए? वो भी है। अगर देखो नॉर्मल जेई एई पॉलिटेक्निक लेक्चरर वगैरह के लिए चाहिए तो जो यूथ पब्लिकेशन की बुक आती है ना वो सफिशिएंट है। आई विल नॉट से अबाउट द आंसर्स एंड ऑल, वो आपके कंसेप्ट से आप हमेशा याद रखिए, आप उसमें जो आंसर दिया है उसके हिसाब से आप अपना कंसेप्ट चेंज कर रहे हैं तो ये बहुत गलत है, ये आप मत कीजिएगा। ठीक है, तो वो बस मत कीजिएगा। क्वेश्चन रेफरेंस के पर्पज से जो पूछ रहे थे विवेक आप, तो आप उनकी बुक्स रेफर कर सकते हो, उनके पास क्वेश्चन का कलेक्शन अच्छा है। एक चीज जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप जो सबसे बड़ी गलती करते हो, आपको पता नहीं क्यों, ये चीज मैं कभी स्टूडेंट्स को नहीं बोलती, और ये जो आप गलती करते हो वो ये है कि आप जो है ना, ये तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, ये तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस है आपके, कोल इंडिया, एचपीसीएल, भेल, इसी पैटर्न से क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस देख सकते हो डाउनलोड करके।
मैं आपको ये चीज़ बता रही थी, अगर आपको ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस करने हैं तो आप ईएससी के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करो। एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप रिवर्स क्रोनोलॉजी फॉलो करना। द बिगेस्ट मिस्टेक विच यू डू, आप 1995 2000 से क्वेश्चन सॉल्व करना चालू करते हो, जो कि बहुत गलत है। आपको रिवर्स क्रोनोलॉजी में, और जनरली बताऊँ ना तो हर सब्जेक्ट के पिछले 10 से 15 साल के क्वेश्चन इज मोर देन सफिशिएंट, ठीक है, क्योंकि उससे पहले के क्वेश्चन आउटडेटेड हो चुके, भूले भट के, वंस इन ब्लू मून कोई एक क्वेश्चन पूछ लेगा तो पूछ लेगा, अदरवाइज नहीं पूछेगा। तो आपको रिवर्स क्रोनोलॉजी में करना है, मतलब लेटेस्ट टू द ओल्डेस्ट, ये चीजों का आप ध्यान रखिए, ठीक है। और जितना हो सके, आप जो बोल रहे हो क्वेश्चंस प्रैक्टिस, यार आप खुद क्वेश्चन देखोगे ना तो आपकी हैबिट हो जाती है कि यार मैं आंसर भी देख लूं। बेस्ट ऑप्शन है कि आपको जो भी सब्जेक्ट्स क्वेश्चंस बनते हैं जो आपने पढ़ रखा और आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करो। टेस्ट सीरीज से बढ़िया कोई नहीं है जो आपको बताएगा कि आप कितने पानी में हो करेंटली, ठीक है। सो टेस्ट सीरीज इज द वन विच विल टेल यू कि करेंटली आप क्या, आपका सिनेरियो है, आप अभी कहाँ लैंड कर रहे हो, कौन सा टॉपिक है। जैसे एनवायरमेंट में हो सकता है आप सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, आपको लग रहा है आपने पढ़ा है, बट क्वेश्चन आया आपसे एक नहीं बना, तो समझ में आ गया ना टेस्ट सीरीज से कि नहीं बना, तो आप में कुछ कमी है कि आपने उस पर्टिकुलर एक टॉपिक को या पूरे चैप्टर को आपने अच्छे से नहीं पढ़ा, करेक्ट। तो ये चीजों का आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके, चलिए, चलो फाइन। सो आज के लिए सेशन को करते हैं खत्म। ये सेशन यहाँ पर सेशन ऑल्टरनेट डेज पर हो रहा है, तो आप सेशन में बने रहिएगा। अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, सिविल बाय रिचा गुप्ता इज माई टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल इज रिचा गुप्ता फैकल्टी ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। आई एम देयर ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, कुछ बचा क्या? हाँ बस इतना, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। टिल देन आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए। आप बस इतना निश्चिंत रहिए कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चंस होंगे। मतलब आप अगर आप सेशन में आ रहे हैं तो आप कुछ नया ही सीख कर जाएंगे। जितने हमने 30 क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेटली 60 मिनट्स में कर लिए थे, तो अब 2 मिनट एक क्वेश्चन के लिए, वो भी क्योंकि यार 18-20 सेकंड का तो यूट्यूब का ही लैग रहता है, आप खुद ही गूगल करके पढ़ लेना, क्लियर। अब उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, बट हाँ आपका ब्रेन बूस्ट होगा, नॉलेज बूस्ट होगा, दैट्स फॉर श्योर व्हेन यू विल बी कमिंग टू द सेशन, ठीक है। बिकॉज सीधी बात, नो बकवास, हमें बाकी चीजें बात नहीं करनी है, हमें हमारे कंटेंट के रिगार्डिंग बात करनी है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय एंड स्टडी हार्ड। गुड नाइट एवरीवन, थैंक यू सो मच।